अलग है मेरी दुनिया, कुछ अलग मेरा अंदाज। धीमी है मेरी गति शायद, पर गहरी है मेरी आवाज। कागज के इन पन्नों पर मेरी किस्मत मत लिखो, अंदर मेरे जो छिपा है उस हुनर को तुम परखो। नमस्ते, मैं श्वेता ऋषि दृष्टि के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अक्सर हम सभी मानते हैं कि परीक्षा जीवन की एक खूबसूरत सी तैयारी है, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि उन बच्चों के लिए परीक्षा के मायने क्या हैं, जो दुनिया के लिए एक अलग नजरिया रखते हैं, जो दुनिया को अलग ढंग से देखते हैं, जिन्हें हम अक्सर स्पेशल बच्चे कहकर बुलाते हैं। वास्तव में शायद वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। बोर्ड के एग्जाम की घंटी जब जब बजती है तो ऐसे माता पिता, स्पेशल बच्चों के माता पिता अक्सर इस बात से तो चिंतित रहते ही हैं कि उनके बच्चे के अंक कैसे आएंगे। साथ ही उन्हें बहुत बड़ी चिंता रहती है कि क्या उनका बच्चा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाएगा, समाज उनको किस नजर से देखेगा। तो आइए आज के इस खास अंक में बात करते हैं इन्हीं विशेष बच्चों की स्किल ट्रेनिंग की, इनके मानसिक स्वास्थ्य की और उनको खुश रखने की। चलिए आज की इस बातचीत के जरिए संभावनाओं के सब द्वारों को खोलें, जिससे कि ये बच्चे अपनी गति से बढ़ सकें और अपने हुनर को पहचान सकें। हमारे साथ उपस्थित हैं शिक्षा जगत की जानी मानी और संस्कृति और संस्कारों की गहरी समझ रखने वाली डॉक्टर सुमन राजन। मैम, आपका आज के इस खास अंक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद श्वेता जी। और मुझे उम्मीद है आज की आपके साथ होने वाली इस बातचीत के बाद भी शायद बहुत सारे माता पिता जिनको लगता है कि हमारे बच्चों में कुछ कमी है, वो अपने उस बच्चे के अंदर छिपे आइंस्टाइन और एडिसन को समझ पाएंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं मैम। आज के जो समय में तनाव है, चिंता है, अवसाद है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है और विद्यार्थी जीवन में ही नहीं, सब जीवन की अवस्थाओं में बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी एक प्रोफेसर के रूप में, विशेषकर बालिकाओं के विद्यालय में, महाविद्यालय में, आप इस चुनौती को किस प्रकार से देख रही हैं? देखिए श्वेता जी, जो विद्यार्थी जीवन जिसे हम कहेंगे या विद्यार्थी काल जिसे हम कहेंगे जी, उसकी शुरुआत प्रारंभिक शिक्षा से ही प्रारंभ हो जाती है। ओके। हमारे समय में ये 5 वर्ष की आयु का था। अब आजकल पेरेंट्स जो थोड़ा है early बच्चों हो गया को 4 वर्ष की आयु में और भी, लेकिन मैं इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी आभार अभिव्यक्त करूंगी कि उन्होंने दोबारा से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस आयु सीमा को बहुत जल्दी ना शुरू करके वही पहले वाला 5 वर्ष से प्रारंभ किया है। आप बहुत जोर दे के कह रहे हैं मैम कि जल्दी नहीं शुरू किया, इसके लिए धन्यवाद। ऐसा क्यों? जल्दी शुरू करने में कोई खराबी? क्योंकि बच्चे तब तक अपने विषय में भी समझ नहीं पाते हैं, ओके। वो ठीक से खा नहीं पाते हैं, वो ठीक से अपना नाम बता नहीं पाते हैं, वो ठीक से अपने आप को दूसरों के साथ सहज अनुभव नहीं कर सकते हैं। और पेरेंट्स, अभिभावक जो हैं वो उनकी प्रारंभिक शिक्षा की तरफ उन्हें धकेल देते हैं, उन्हें छोड़ आते हैं जाकर के स्कूल्स में या नर्सरी सेंटर्स में या जो प्ले वे स्कूल्स हैं वहां पर, क्योंकि ये आज की उनकी एक प्रकार की भागम भाग की जो जीवन है, मजबूरी बन गई। जिंदगी है, माता पिता की दोनों अर्निंग उसमें स्थिति में है, तो वो ऐसे में उन्हें लगता है कि बच्चे को जितनी जल्दी हो सके वहां तक पहुंचाया जा सके। लेकिन विद्यार्थी काल 5 वर्ष की आयु से पहले कहा भी जाता था पंचवर्षाणि तू लालयेत ताड़येत 10 वर्षाणि, है ना। तो आप देखिए कि वो वही समय था कि लाड प्यार का बच्चे को पूरी तरह से एक प्रकार से जिसे आप कहेंगे बीज के अंकुरित होने का और फिर उस अंकुर से पौधे के फूटने का वो समय होता है, जब बच्चा अपने आप को सहज महसूस करता है अपने सारे रिश्तों के साथ, अपने माता पिता, अपने अड़ोस पड़ोस, सामाजिक जो स्तर के लोग हैं उनके साथ सहज महसूस करने लगता है, तब उसे शिक्षा की तरफ भेजा जाता है। तो जो तनाव और अवसाद का समय श्वेता जी पहले शुरू होता था जाकर के कहीं टीनेज में, बिल्कुल, जब बच्चे अपने हाई स्कूल में या हायर एजुकेशन में पहुंचते थे। बड़ी दुख की बात है और मैं बड़े भारी मन से इस बात को कह रही हूँ कि अब वो समय बच्चे 3rd 4th स्टैंडर्ड से उनके लिए शुरू हो जाता है। देख रहे हैं हम, बिल्कुल देख रहे हैं ऐसा। वो कंपटीशन में उतार दिए जाते हैं, उनको मशीन्स बनाने की तरफ धकेला जा रहा है, यानी कि उनकी व्यक्तिगत रुचियां, उनके व्यक्तिगत जीवन का जो स्तर है उसको नजरअंदाज करके लॉक कर दिया उसको। हाँ, उनको केवल और केवल अंकों की तरफ धकेला जा रहा है, जो आप बीच में कह भी रहे थे कि अंक आधारित शिक्षा हो गई है। निश्चित रूप से आप सोचिए, आपके और हमारे समय में फर्स्ट क्लास 60, 70, 75% मेरिटोरियस स्टूडेंट्स माने जाते थे। शायद ही कोई
80% तक पहुंचता था हाँ, टच भी नहीं कर और पाते थे, बिल्कुल। बहुत अच्छा स्तर था ये, और करेक्ट। सबको समझ भी होती थी और सब अपने अपने जीवन में सफल थे, और योग्यता भी थी। योग्यता भी थी हम्म, उनके पास। लेकिन अब अगर किसी बच्चे के, किसी बेटा या बेटी के 80% या 85 आ जाते हैं, तो पेरेंट्स शायद एक दूसरे की बधाई एक्सेप्ट करने में भी हिचकिचाते हैं। आप अगर उन्हें कहें कि भाई बधाई हो, आपके बच्चे ने जो है वो मेरिट में आ गए हैं, मेरिटोरियस उसमें परसेंटेज में आ गए हैं, 80-85% का विद्यार्थी रहा है आपका बच्चा, तो कहते बस जी थोड़ा चूक गए। मतलब उनकी जो अंक आधारित शिक्षा है वो 90% से ऊपर शुरू होती है, एक्सपेक्टेशंस ही अब वहाँ तक। 90%, ये एक्सपेक्टेशन है। तो ऐसे में बच्चा अगर अवसाद से नहीं घिरेगा, तनाव में नहीं पड़ेगा, तो और क्या करेगा? क्योंकि हमने उसे केवल और केवल बुक्स के अंदर झांकने के लिए बना दिया कि आपने पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, केवल यही कार्य करना है। और वो स्कूल से पढ़ करके आता है तो घर आते ही, अगर तो दोनों पेरेंट्स अर्निंग हैं और जॉब पर जा रहे हैं, तो वो अपने बच्चे को किसी ना किसी ट्यूशन में भेजने के लिए बाध्य होते हैं, या फिर उसे घर पर, अगर ग्रांड पेरेंट्स हैं, अच्छी बात है, अगर ज्वाइंट फैमिली है, ग्रांड पेरेंट्स घर पर हैं, तो बच्चे को कह दिया जाता है कि अब हो गया, आपको, आपने चेंज भी कर लिया, आपका खाना पीना हो गया, अब आप जो है पढ़ाई पर बैठ जाइए पुनः। तो ये बच्चे के बौद्धिक विकास को हम अपने आप ही रोक रहे हैं। हमारे आज के समाज में अगर कहा जाए तो अंकों को प्राप्त करना ही बौद्धिक विकास का मापदंड रख लिया गया है। करेक्ट। नहीं, अभी मुझे जो समझ आया आपकी बातचीत से कि आप ये कह रही हैं कहीं न कहीं कि जो अवसाद का एक मुख्य कारण है वो ये है कि जो बहुत अर्ली एज में आप बच्चे को पारिवारिक परिवेश से दूर कर दे रहे हैं। उसका लाड़ प्यार जो उसको घर में मिलना चाहिए था, बिल्कुल वो सहजता और वो खुलने का समय उसे नहीं मिला, जिसकी वजह से और फिर वो अंकों की दौड़ में शामिल हो गया। शामिल हो गया। तो ये 2 मुख्य वजह है। मेरा बिल्कुल अगला प्रश्न भी उसी से मिलता-जुलता कुछ-कुछ है कि आज की डेट में हम सब डिग्री की दौड़ में लगे हैं। आपके अनुसार शिक्षा प्राप्ति का वास्तविक अर्थ क्या सिर्फ डिग्री पाना ही है या कुछ और है? श्वेता जी, डिग्री लेना आवश्यक है। ओके। आवश्यक इसलिए है हम्म, क्योंकि सारी जो हम उन्नति या विकास या करियर को लेकर के आगे के मापदंड लक्ष्य निर्धारित करते हैं, वो कहीं ना कहीं डिग्री आधारित तो है ही। ओके। आप किसी भी जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं, जब बच्चा जाता है, चाहे वो एनडीए में जा रहा है, चाहे वो इंजीनियरिंग IITs के में लिए जा जा रहे रहा है, तो ये जरूरी है कि उसके पास +2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके ऊपर के लिए अगर हायर एजुकेशन में जाना है तो ग्रेजुएशन का डिग्री होना जरूरी है। और हायर एजुकेशन के बाद अगर उसे पीएचडी करना है अपने विषय को लेकर के, या नेट का एग्जामिनेशन देना, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि जॉब के लिए अब अत्यंत आवश्यक कर दिया गया है, उस सब के लिए डिग्रीज कहीं ना कहीं मायने तो रखती हैं। ओके। किंतु केवल शिक्षा को डिग्री आधारित बना दे, ये गलत होगा। तो क्या? हमें बच्चों को कौशल आधारित बनाना चाहिए। उनके अंदर क्या योग्यता है, क्या कुशलता है, उसे भी कहीं ना कहीं उनकी प्रतिभा को खोज करके प्रतिभा को निखारना भी चाहिए और उनकी प्रतिभा को बाहर भी लाना चाहिए। ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, साथ में होना चाहिए। केवल और केवल डिग्री आधारित नहीं होना चाहिए। डिग्री रखें लेकिन प्रतिभा अन्वेषण, उसके अंदर प्रतिभा खोजना, उसकी कुशलता को, उसकी योग्यता को, उसकी गुणवत्ता को बाहर लाना। पहले ऐसा होता था। अच्छा, ऐसा कैसे? इसलिए होता था कि पेरेंट्स भी इसमें सहयोग करते ये थे। पहले कितना पहले था? मैं मानूंगी कि आज से 15 वर्ष 20 वर्ष पूर्व भी ऐसा था, हमारे समय में भी था। था बिल्कुल था। लेकिन अब आगे आगे इसको केवल और केवल अंक आधारित और डिग्री आधारित बना दिया। ओके। और उसमें भी बड़ा दुख होता है कि कुछ स्कूल्स ने तो आर्ट्स की फैकल्टी को बंदी कर दिया 10th के बाद। बहुत सारों ने। +2 में या तो साइंस है या तो कॉमर्स है। मैं ये पूछना चाहूंगी समाज के उन लोगों से या ऐसी संस्थाओं से जिन्होंने कला संकाय को या आर्ट्स को बंद कर दिया, कि क्या समाज में हमें केवल इंजीनियर, डॉक्टर्स, कंपनी में कार्य करने वाले या इसी तरह के लोग तैयार करने हैं? क्या आज के समय में श्वेता जी हमें कवि, कवित्रियां, लेखक, लेखिकाएं, ऑफिसर्स, अभिनय करने के लिए दूसरे ऑफिसर्स, या जो लैंग्वेजेस हैं या विषय हैं उनके लिए शिक्षक, शिक्षिकाएं प्रोफेसर्स नहीं चाहिए, प्रोफेसर्स वगैरह? बिल्कुल चाहिए। ये सही माना बात है। जाता है कि एक इंजीनियर अच्छे से अच्छे पुल, अच्छे से अच्छी बिल्डिंगें बना सकता है। तो अच्छी बिल्डिंग्स का, अच्छे जो ब्रिजेस हैं, पुल हैं, उनका निर्माण करना उसका काम है। एक डॉक्टर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे सकता है, लेकिन एक शिक्षक के अंदर ही ये योग्यता है
कि वो एक अच्छा डॉक्टर भी बना सकता है, एक अच्छा शिक्षक भी बना सकता है, एक अच्छा इंजीनियर भी बना सकता है, एक अच्छा प्रोफेसर या एक अच्छा अभिभावक भी बना सकता और इन सब है। चीजों को यूज करने वाला एक अच्छा नागरिक भी बना सकता नागरिक है। भी बना सकता है। अच्छा नागरिक तभी बनेगा जब उसके अंदर से, एक समय था जब ये कहा जाता था साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। उसमें साहित्य संगीत कला, आप देखिए इन सबकी इन सबको बड़े महत्वपूर्ण उस पर रखा जाता है स्थान पर। और हमारे जो आराध्य हैं या लोग जिन्हें योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें माना जाता था कि उनके पास 64 कलाएं और 14 विद्याएं थी। मैं फिर वही कहूंगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आभार अभिव्यक्त करूंगी। उन्होंने जो सिलेबसेस डिजाइन किए हैं और उन्होंने विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों के माध्यम से जिस प्रकार के सिलेबसेस डिजाइन करवाए हैं, उनमें ये सब कुछ है। भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम को बहुत महत्व दे रही है हमारी सरकार और हमारी शिक्षा नीति। तो उस शिक्षा नीति के अंतर्गत जो ये भारतीय ज्ञान परंपरा आई है, उस भारतीय ज्ञान परंपरा में ये सारी चीजें हैं। वो 64 कलाएं क्या थी? मेरे को लगता है आज के समय में अगर किसी से पूछ लिया जाए तो कोई शायद उसमें से 10 कलाएं भी ना बता पाए, 5 भी नहीं बता पाए। 64 कलाओं में निपुण होना, प्रवीण होना, 14 विद्याओं में प्रवीण होना, तो ये सब सारे क्षेत्रों को एक प्रकार से कवर अप कर लेते थे। सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाते थे, लेकिन कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट होता था। ओवरऑल जिसे आप सर्वांगीण विकास कहेंगे, वो होता था। बच्चे आजकल दौड़ में हैं, दौड़ में भी ऐसे में है कि पड़ोसी के बच्चे के अगर 94% आ गए तो उस बच्चे के अगर 92 आ गए तो उसका बेचारे का इतना बड़ा कसूर हो गया कि उसके 92 कैसे आए। बिल्कुल। और इसके लिए उसे हो सकता है बार बार सुनने को मिले। तो ये जो हम डिग्री आधारित, अंक आधारित शिक्षा ले रहे हैं, मेरा अभिभावकों से विनम्र निवेदन रहेगा कि कृपया अपने बच्चों पर अंकों का, डिग्री का इतना जोर मत डालिए। उनके अंदर की जो गुणवत्ता है, जो प्रतिभा है, जो कुशलता है, जो योग्यता है, उसको भी बाहर आने का समय दीजिए। और वो तभी आएगी जब हम उन्हें थोड़ा बीच में ठहराव देंगे कहीं ना कहीं। ठीक बात। अगर केवल इनपुट ही होता रहेगा तो फिर वो बाहर आने का जो भर जाएगा बच्चा, और वो कह नहीं पाता है अपनी उस बात को। तो अभी आप कह रहे थे कि मैम हम उनकी प्रतिभाओं को भी बाहर आने दें, तो ये प्रतिभा अन्वेषण के लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली के पास, क्योंकि आप शिक्षा जगत से जुड़ी हैं, मैं पूछना चाहूँगी कि क्या आपके पास कुछ ऐसे कोर्सेज वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अवेलेबल हैं जहाँ आप प्रतिभा अन्वेषण कर सकें या फिर स्किल्ड एजुकेशन दे सकें? स्किल्ड एजुकेशन के लिए भी कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं। अभी 3 वर्ष ही हुए हैं शुरू हुए। 2020 में एनईपी जो एक उसका बनाया गया था, खाका तैयार किया गया था, उसे 2022 से लागू किया गया, लेकिन हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय में उसे 2022-23 के सत्र से शुरू कर दिया गया था और उसके बाद 23-24 से सभी जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनको दे दिया गया आगे। तो उसमें जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है उसके भी कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं बच्चों के लिए। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि संस्कारों की शिक्षा, उसके लिए भी पहले केवल 4 या 5 विषयों की ही परीक्षा होती थी जी। अब ये आप ग्रेजुएशन लेवल पे बात ग्रेजुएशन लेवल पर कर, स्कूल लेवल पर भी कर दिया उन्होंने। ह्यूमन एथिक्स है, नैतिक शिक्षा है, मौलिक शिक्षा है, जो बच्चों को किस तरह से, और दूसरे जो ये विषय हैं, संगीत है और है, इन सब के भी साथ में, जिसे हम मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज बोलते हैं, एमडीसी के नाम से ये शुरू कर दिया है। क्योंकि एक बच्चा आप देखिए साइंस पढ़ रहा है केवल लगातार, या वाणिज्य संकाय में केवल कॉमर्स की शिक्षा ले रहा है, इसकी ले रहा है, और उसके पास हो सकता है म्यूजिक का टैलेंट बहुत अच्छा हो एज ए हॉबी, और वो बच्चा अच्छा एक गायक भी बन सकता है, नहीं तो एटलीस्ट अपने लिए तो समय समय पर गुनगुना ही सकता है, बाथरूम सिंगर तो बन ही सकता है। उसके उस टैलेंट को क्यों दबाया जाए। तो जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है वो बिल्कुल उस तरह के कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं और हम पढ़ा रहे हैं अपनी बच्चियों को इस तरह के कोर्सेज। उसके साथ साथ जो उनको संस्कार देने की तरफ, तो उसमें ह्यूमन एथिक्स रखे गए हैं। तो उसमें क्या पढ़ा रहे हैं आप? ह्यूमन एथिक्स में उनको बच्चों की अलग अलग जो भारतीय ज्ञान परंपरा अभी मैंने आपको बताया, इस पर आधारित कुछ अलग अलग
क्षेत्रों से उन्होंने इस तरह के ज्ञान को अर्जित करके एक स्थान पर रखा गया है। उसमें इतिहास का भी विषय है, उसमें संगीत का भी है, दर्शन उसमें है। वैदिक विषय भी है, उसमें जैसे पंचकोश का है, योग की शिक्षा है, अच्छा, स्वास्थ्य भी है, स्वास्थ्य आयुर्वेद संबंधी भी है। ये सारे थोड़े थोड़े जो पाठ्यक्रम के अंश हैं यूनिट वाइज उसमें डाले गए हैं। और ये सभी स्ट्रीम्स में है, मतलब कोई सभी साइंस का streams। बच्चा हो कि कॉमर्स का बच्चा हो? टोटली सभी बच्चों के लिए ये कंपल्सरीली good। अनिवार्य रूप से लागू कर दिए गए हैं कि उन्हें फर्स्ट ईयर में आते ही पहले सेमेस्टर में तो ह्यूमन एथिक्स के ऊपर ओके। तो किस तरह से है वो एजुकेशन लेनी ही लेनी है। फिर उन्हें पर्यावरण से संबंधित कि हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को भी सेव कर सकते हैं, तो एनवायरमेंटल स्टडीज के माध्यम से पर्यावरण को कैसे संरक्षित करना चाहिए, क्या क्या ऐसे मापदंड हैं जिन पर आप कार्य करके या अपने आसपास के लोगों को कह करके बता करके आप अपने पर्यावरण को सुरक्षित, आज के समय में आप देखो हवा पानी सब खराब। मुख्य रूप से, बाकी प्रदूषण तो बाद में गए, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण है, साउंड पोल्यूशन है कुछ, हालांकि वो भी बहुत आवश्यक हो गया। जिस तरह से बढ़ती हुई ये जो फास्ट एज आ रही है, हर घर में आपको 2 3 4 व्हीकल मिल जाएंगे। जितने पर्सन्स बाहर जाते हैं उतने व्हीकल्स एटलीस्ट उस परिवार में देखने को मिलेंगे। पहले एक व्हीकल काफी होता था, जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है सब उसके माध्यम से जाते थे। अब जो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते वो भी इन व्हीकल्स को ये भी होड़ है, एक होड़ है, क्योंकि वो सोचते हैं, उन्हें लगता है कि हमें समय से पहुंचना चाहिए और सबके पास अलग अलग होने चाहिए। तो जो हमारा जल प्रदूषण, हवा प्रदूषण, लेकिन श्वेता जी दुर्भाग्य की बात है कि मानसिक प्रदूषण की तरफ किसी का ध्यान है ही नहीं। बिल्कुल कि बच्चा हवा के प्रदूषण से, जल के प्रदूषण से तो फिर भी डॉक्टर्स के पास आप ले जाएंगे, मेडिसिन दिलवा देंगे, तो हो सकता है विद इन ए वीक वो अपने हेल्थ के लेवल को ठीक कर पाए, रिकवरी कर लेगा। ध्वनि प्रदूषण को आप कह सकते हैं कि ईयर अपने जो कान है उनमें कुछ पहन लें, आप ईयरबड्स लगा लें, कुछ और डाल लें तो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट बौद्धिक या जो मानसिक प्रदूषण हो रहा है, वो समाज में फैले हुए जो इस प्रकार की बुराइयां हैं, और आज के समय में आप बच्चे को उससे दूर रख नहीं सकते क्योंकि मोबाइल सबके हाथ में है, हाथ में ही है एक्चुअली वो। एक समय था, हमारे समय में हमें ये कहावत समझ में नहीं आती थी, कर लो दुनिया मुट्ठी में। हम सोचते थे इतनी बड़ी दुनिया है, कर लो दुनिया मुट्ठी में कैसे हो सकती है जब शिक्षक या अभिभावक ऐसी बात कहते थे। लेकिन अब समझ में आता है जो दुनिया है हर किसी की मुट्ठी में है। करेक्ट है। मोबाइल है तो दुनिया आपकी मुट्ठी में है। तो उसके माध्यम से जो एक मानसिक प्रदूषण बच्चे के अंदर धीरे धीरे घर कर रहा है, चाहे वो डर के माध्यम से, चाहे वो होड़ के माध्यम से, चाहे वो किसी के कंपटीशन या ईर्ष्या के माध्यम से, चाहे वो अपने आप को किसी अन्य स्तर के माध्यम से मापदंड में रखता है, वो अवश्य दूर करना अभिभावकों का और शिक्षकों का कर्तव्य है। तो इसलिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसने इन सबको स्ट्रीमलाइन किया है। संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं, उसके ऊपर भी शिक्षा दी जा रही है बच्चों को कॉलेजेस में। हाँ जी, कॉलेजेस जो महाविद्यालय स्तर है या विश्वविद्यालय स्तर है, जिन शिक्षण उच्च शिक्षण संस्थानों में हम शिक्षा दे रहे हैं, वहाँ बेटे बेटियों सबके लिए इस प्रकार का कौशल आधारित जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है वो भी दी जा रही है। और साथ साथ में जो ये बच्चों को आप कहेंगे कि मौलिक या उनके नैतिक मूल्य हैं, संस्कारों की शिक्षा है, संस्कृति की शिक्षा है, ये दी जा रही है। तो मतलब मैं ये समझूं कि आने वाले समय में इसका परिणाम भी दिखने लगेगा, कुछ तो दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। और जो श्वेता जी आप कह रहे थे कि क्या शिक्षक इसे लागू कर सकते हैं, तो शिक्षक लागू कर सकते हैं जब उन्हें बच्चे का लेवल या बच्चे का स्तर समझ में आएगा। देखिए हर बच्चा एक स्तर का नहीं होता। आप भी जिस प्रकार के संस्थानों में जाते हैं, देखते हैं, समझते हैं बच्चों को, हम तो काम ही कर रहे हैं। मैं पिछले लगभग 30-31 वर्षों से शिक्षण संस्थानों से जुड़ी हुई हूँ, और क्योंकि हम उच्च शिक्षण संस्थान में तो समय समय पर हम विद्यालयों में भी जाते हैं, हाई स्कूल्स में या हायर सेकेंडरी स्कूल्स में भी जाते हैं, वहाँ बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है हमारा। और जब विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी तो हम स्कूल्स में अपने प्रोग्राम्स लेकर के गए थे कि बच्चे एकदम से हायर एजुकेशन में आकर के प्रॉब्लम ना इसे समझने लगे, तो उनको पता होना चाहिए। तो वहाँ मैंने पाया कि हर बच्चे का अपना एक स्तर है, और हमें उसके स्तर को समझना चाहिए, अभिभावक को भी समझना चाहिए। एक ही स्तर पर हम अगर उनका आकलन करके चलने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। कोई बच्चा
बताई गई बात का 50% ग्रास्प करता है, कोई 70, कोई 80, कोई 90। तो वो जो स्तर है उस स्तर के हिसाब से ही जो टीचर्स है, शिक्षक वर्ग है, ये उनका दायित्व बन जाता है और महनीय दायित्व बन जाता है कि वो बच्चे के लेवल को समझते हुए और तब उनके साथ ना केवल थ्योरी बेस्ड अपितु प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन की भी बात करें और उन्हें उसके बारे में बताएं। मान लीजिए आप बच्चों को जल संरक्षण की बात थ्योरी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, आप उन्हें एक ऐसे तालाब के पास लेकर के जाइए जहां वास्तविकता में गंदगी है, फिर आप उन्हें समझा सकते हैं कि ये है जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, और हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं। इसके आसपास अगर कोई गंदगी फेंकता है तो उसको ना फेंकने दें, इसको शुद्ध रखने के और कौन कौन से माध्यम है, कैसे किए जाएं, या एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को लेकर के जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। होम साइंस की टीचर थ्योरी पढ़ा रही हैं, बच्चों को बेकिंग सिखा रही हैं, उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाने, चटनी, मुरब्बा, ये सारी चीजें सिखा रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता है होम साइंस की लैब में, बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे। सेम चीज वही हो गई कि स्विमिंग के लिए आपने किसी को सारे लेसन्स दे दिए और फिर उतारा नहीं पानी में उतारा नहीं, हाथ पैर चलाना सिखाया नहीं, कितनी देर सांस रोकनी है, कैसे आप पानी के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं, कैसे आप स्विमिंग करते हैं, वो सिखाया नहीं उसे पानी में उतरना। थ्योरी पढ़ा करके बोल दिया कि बेटा अब आपको डिग्री हो गई है, परफेक्ट, आपको पूरी शिक्षा दे दी गई है तैरने की, अब जाइए और अपने आप तैर लीजिए, डूबेंगे नहीं आप तो हम बच्चे के साथ कैसा कर रहे हैं, बहुत गंभीर बात है। हम सब शिक्षक और अभिभावक फिर वैसा ही कर रहे हैं। अगर हम बच्चों की योग्यता, उनके स्तर को समझे बिना उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन से ना जोड़ करके केवल थ्योरी की एजुकेशन दे, और मैं कहती हूँ पेरेंट्स से अच्छे से कौन नहीं समझ सकता। भले मैं एक शिक्षिका हूँ श्वेता जी, लेकिन मैं एक माँ भी तो हूँ। करेक्ट है। एक समय में मैं एक बच्ची भी थी, बेटी भी थी, मतलब मैंने हर फेज को देखा है, हर फेज को देखा है। हम वो हैं जो बच्चे को उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं, तब तक उंगली पकड़े रखते हैं जब तक कि बच्चा डगमगाना छोड़ नहीं देता। मतलब उसमें कंपैरिजन नहीं करते कि बड़ी बेटी चलने लगी अब छोटी अपने आप चल लेगी। हाँ, दोनों का अलग स्तर है। और ये भी नहीं करने लगते कि बड़ा बच्चा जो है वो तो चल पड़ा था 11वें महीने में, और छोटे को 1 साल क्यों हो गया भाई, क्यों नहीं चल पा रहा। नहीं, हर बच्चे का अपना एक स्तर है, उसकी एक इंडिविजुअलिटी है। उस इंडिविजुअलिटी की पहचान करनी चाहिए। उस इंडिविजुअलिटी की पहचान के साथ ही उसका जो पालन पोषण है, ब्रिंगिंग अप है, वो होनी चाहिए। और जब हम उसे साइकिल सिखाते हैं तो तब तक पीछे से पकड़ करके रखते हैं जब तक बच्चा बैलेंस करना नहीं सीख जाता, ठीक है, प्रॉपर हैंडलिंग करना नहीं सीख जाता। और जब फिर हम बीच बीच में छोड़ते हैं, फिर पकड़ लेते हैं, छोड़ते हैं, फिर पकड़ लेते हैं। जब हमें लगने लगता है बच्चा प्रॉपर पैडलिंग करने लग गया और चल पड़ा, ऑब्जर्व करते हैं, तब भी खड़े होकर फिर उसे ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते रहते हैं। यही होना चाहिए जब हम उसे शिक्षा के लिए तैयार करके स्कूल में या उसे किसी भी शिक्षण संस्थान में भेजते हैं। पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन प्लस जो टीचर्स हैं उनकी ऑब्जर्वेशन लगातार रहनी चाहिए, तभी हम बच्चे को कौशल आधारित शिक्षा दे पाएंगे, तभी हम उनकी जो है इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को पहचान पाएंगे। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। पर अब इसमें मेरा सवाल है कि आप कह रही हैं कि भाई कॉलेज में भी शिक्षकों को देखना होगा कि हर बच्चे की सीखने की क्षमताएं अलग है, और घर पे माँ बाप को तो चलो ये संभव है, लगता है ज़्यादा से ज़्यादा हर घर में 2 बच्चे होंगे, नहीं तो 5 होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, उनके लिए तो ये संभव है। कॉलेजेस में क्या इस तरह का कोई इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान लागू करना संभव है? क्योंकि मतलब हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात कर रहे हैं, जहाँ क्लास में 40, 50, 100 बच्चा बैठा है, वहाँ ये कैसे करें? बिल्कुल आप सही कह रही हैं श्वेता जी। देखो जो सेक्शंस भी अलॉट होते हैं वो मिनिमम 60, मैक्सिमम 80। आप कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा नंबर तो फिर कैसे? स्कूल्स में तो कम है, उनका तो सेक्शन का 35-40 का रहता है, और कॉलेजेस में 60 to 80 का है, तो मिनिमम 60-80। इंडिविजुअल उनको पहचान दे पाना या इंडिविजुअल तौर पर उनको समझ पाना थोड़ा सा कठिन होता है, फिर अब कैसे? लेकिन असंभव नहीं है। कैसे? आजकल कॉलेजेस में 1 hour पीरियड है, जो क्रेडिट सिस्टम है वो 1 hour का है, 1 घंटे का है। टीचर अगर चाहे तो 40-45 मिनट में अपनी बात कह करके, क्योंकि देखो शिक्षित करने में मैं कभी भी इस बात से सहमत नहीं होती हूँ, और मेरी तरह से और भी बहुत से टीचर्स होंगे जो सहमत नहीं होंगे। ये 1 way प्रोसेस नहीं होना चाहिए। सही है, शिक्षा में पॉसिबल ही नहीं। अब की जनरेशन के साथ तो कतई नहीं, जेन अल्फा और जेन जी के साथ तो कतई नहीं।
हाँ। तो उसमें अगर हम सोचे कि हमें केवल बच्चों को देना ही देना है, तो आप फिर ये कब समझ पाएंगे कि इन बच्चों को कितना समझ में आया और इनको आता कितना है। फिर बात फिर वहीं आकर के अटक गई, डिग्री आधारित। आपने ये मान लिया कि हर बच्चा +2 करने के बाद आपके पास आ रहा है संस्थान में, तो सब इट मीन्स कि वो +2 तक तो के अव्वल लेवल का है, नहीं है। +2 के लेवल का है और अव्वल है। हाँ। अब आपने तो आगे अगली सीढ़ी चढ़ाना है, नहीं, ओके। आपको समय समय पर ये जांचना होगा, ये परखना होगा, और ये चीज बच्चों के माध्यम से ही निकलवाई जा सकती है। तो अगर आप 45 मिनट तो पढ़ाता है, जो टीचर है 45 मिनट अपनी बात कह रहा है बच्चे से, दे रहा अपने विद्यार्थियों को, 15 मिनट का समय ऐसा रख ले। एक दिन में भी वो सभी विद्यार्थियों को कवर अप नहीं कर पाता, लेकिन ये पहचान उसे ही रखनी होगी कि अगर मैंने कल की क्लास में इन 10 बच्चों से कुछ पूछा था, इन 5 से पूछा था, तो नेक्स्ट डे अगले 5 को इन्वॉल्व कर लिया जाए, जिसे हम हमारे इस नई एनईपी में क्लास पार्टिसिपेशन, पहले केवल क्लास अटेंडेंस होता था, अब एक नया उसको नाम दे दिया गया है क्लास पार्टिसिपेशन, और वो शुरू से जरूरी था पार्टिसिपेट करवाना। तो बच्चा जब पार्टिसिपेट करता है तो टीचर या शिक्षक ये समझ पाता है कि इसका स्तर क्या है, इसने क्या ग्रहण किया है, क्या ग्रहण किया है, किस लेवल की बात कर रहा है। अगर आपने और भी दाएं बाएं से कोई बात बच्चे से पूछी है अदर देन सब्जेक्ट, तो भी आप समझ पाएंगे कि ये बच्चा वाकई अपनी बात को कह पाता है या नहीं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी अपनी ही क्लास का। एक बच्ची ऐसी थी कि उसको कभी भी आप कहें अगर कि बेटा अब आप पढ़िए, या जो लिखा गया है बोर्ड पर इसे पढ़ करके सुनाइए, वो चुप हो जाती थी। और जब टेस्ट लेते थे तो मार्क्स अच्छे आते थे, बोलती नहीं थी, आप कितनी भी करें। फिर एक दिन मुझे मतलब 2 बार 3 बार ऐसा हुआ, चलो नहीं बोला, आप टीचर के पास एक लिमिटेड समय होता है, हम बोलते हैं अच्छा ठीक है आपको नहीं पता चल रहा बैठिए, मैं 2 दूसरों से पूछती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा और तब फिर आपसे पूछूंगी। फिर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं। तो 2-3 दिन देखने के बाद मैंने उस बच्ची को क्लास ओवर होने के बाद अपने पास बुलाया, अपने रूम में ले जाके उससे बात की। मैंने कहा बेटा क्या बात है, मैं आपका टेस्ट देखती हूँ या आप नोटबुक चेक करवाते हैं तो आपने अच्छे से किया होता है, लेकिन आप बोलते नहीं है क्लास में, तो आपको समझ नहीं आता क्या क्या नहीं। तो देन आई रियलाइज्ड कि उसको बोलने में प्रॉब्लम थी, वो हकलाती थी बच्ची, और उसको ये डर था कि मैं क्लास में अगर बोलूंगी और एक शब्द को बोलने में अगर मुझे 2 मिनट या कुछ लग गए तो मे भी बाकी के बच्चे मेरे ऊपर हंसे और टीचर भी कह दें कि भाई अच्छा बैठो तुम तो। तब मैंने उसे कहा कि बेटा ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी स्पेशलिटी है। आपको ये लग रहा है कि बाकी सारे बच्चे से आप क्या सोचते हैं। मैंने उसे कहा कि अगर आपकी क्लास के 50 बच्चे एक तरह से ड्रेसअप होकर के आ जाएं, मान लीजिए कि वो जीन्स में और शर्ट में आ जाते हैं या किसी अन्य ड्रेस में आ जाते हैं और आप सूट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अपने आप को उनसे अलग मानने लग जाएं, आपको ऐसे लगने लग जाए कि ये मेरे से ऊंचे स्तर के हैं, मैं अलग स्तर। नहीं, ऐसे ही ये है। हो सकता है किसी कारण से या किसी आपके वर्णोच्चारण की जो एक पद्धति है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस पर ओवरकम तभी कर पाएंगे जब आप बार बार प्रयास करेंगे। और आप श्वेता जी हैरान नहीं मानेंगी, ये बात फर्स्ट ईयर की है, सेकंड ईयर तक उस बच्ची ने अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लिया। मैंने उसे कहा कि आप घर में भी बोला कीजिए, आप कोई भी बात है चुप नहीं रहना, कुछ याद किया तो उसे बोलते जाओ। आप बर्तन मांज रही हैं, आप सब्जी काट रही हैं या आप अपने वॉशिंग का काम कर रही हैं, तो उस समय में आप कुछ भी बोलते जाओ, चुप नहीं रहना आपने। और सेकंड ईयर में ये वो बच्ची थी जो कविता पाठ में भी पार्टिसिपेट करने लगी। अच्छा। बाद में और ये इसका हकलाना कम हो गया। तो इसका मतलब हकलाना उसका कारण एक ये भी था कि उसका कॉन्फिडेंस बहुत लूज था। हाँ। और कहीं वो बचपन में या किसी छोटी कक्षा में अगर हकलाई होगी तो सबने उसके ऊपर एक, जिसे कहते हैं ना, दया भाव करके ये सोच ले कि अच्छा इस बच्चे को क्यों परेशान किया गया। नहीं, उसकी परेशानी ये नहीं है कि उसको आप खड़ा करके रोज बोलने के लिए बाध्य नहीं कर रहे हैं, उल्टा उसकी परेशानी ये है कि आपने उसे हमेशा के लिए चुप कर दिया। और फिर वो बच्ची अच्छे से बोलने भी लगी, करने। तो कहने का अर्थ ये है कि बच्चों को समझना शिक्षक और अभिभावक को ही पड़ेगा। करेक्ट। अभिभावक ज्यादा समझ सकते हैं क्योंकि बच्चे उनके पास ज्यादा समय लगाते हैं, हमारे पास वो केवल 5.5-6 घंटे के लिए आते हैं, जो एक वर्किंग टाइम है उच्च शिक्षण संस्थानों में वो 5.5 आवर का है। टीचर और स्टूडेंट का जो आपस में एक आप कहेंगे कांटेक्ट का टाइम है, जिसमें हम सारे 6-7 पीरियड्स अपने लगाते हैं।
उसके अलावा जो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, जो हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज होती हैं, जो हमारी गेम्स होती हैं, वो ऐसा टाइम होता है जिसमें हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं खुद के लिए कि आओ नाम दो। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि बेटा आप ये मत सोचो कि लिखा होता है जैसे कि अगर आपने भाषण या कविता बोलनी है तो देख करके नहीं बोलेंगे, आप पत्र की सहायता नहीं लेंगे। मैं बोलती हूँ बेटा अगर आपको नहीं है, नहीं बोल पाते 3-4 लाइनों से ज्यादा, आप पत्र रखो, लेकिन बोल करके आओ डायस पे। आप प्राइज में नहीं आएंगे ना, लेकिन आप एक कॉन्फिडेंस गेन क्या करके पता अगली बार आएंगे। आ जाए। बिल्कुल आप स्टेज से ये कॉन्फिडेंस लेके उतरेंगे कि मैं बोल सकती हूँ, और वो हर किसी के साथ होता है पहली बार। तो बच्चों के अंदर इस भावना को टीचर को पहचानना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। हमारे पास दोनों तरह के बच्चे आते हैं, ग्रामीण परिवेश के भी, शहरी परिवेश के भी। उनमें आपस में भी कुछ रिजर्वेशंस होती हैं। यस, हाँ, बच्चे अपने आप को एक अलग कैटेगरी में समझने स्टेटस लगते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। स्टेटस हाँ, मेंटेन कि yes. हम इसके नहीं हैं। वो उनके साथ फ्रेंडशिप करने से बचते हैं, दूसरी बच्चियों के साथ उनके साथ वो बेंच शेयर करने से बचते हैं कि चलो हम गांव की एक जगह बैठ जाएंगे। मैं उन्हें कहती हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। गांव में तो आप इकट्ठे बैठते हो, मिक्सअप होना है आपको। कुछ आप इनसे सीखो, ये कुछ आपसे सीखेंगे, क्योंकि बेटा आपके पास भी बहुत कुछ सिखाने के लिए है, सारा केवल यही नहीं है। तो जो ये बाउंड्रीज है ना, रादर इंटरचेंज करने के लिए दोनों के पास बहुत कुछ होगा। अब तो सरकार जो है वो स्टेट लेवल पर लैंग्वेजेस को एक दूसरे को सिखाने का, एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से कल्चर को एक्सचेंज करना सिखा रही है, लैंग्वेजेस को, हमारी परंपराओं को, हमारे रीति रिवाजों को, तीज त्योहारों को सिखाने का प्रयास कर रही है। तो बच्चों में ये जो बाउंड्रीज है ना हमने बनाई हुई है अपने लिए कुछ, कि ये सीमाएं निर्धारित कर ले, उन बाउंड्रीज को धीरे धीरे एक्सपैंड करते हुए, खोलते हुए, उन्हें विस्तार देते हुए हमें बच्चों को ये सिखाना होगा, समझाना होगा। तभी हम कहीं ना कहीं उनका जो स्तर है एक, उसको समझ करके और फिर उस पर आधारित उन्हें शिक्षा दे सकते। तो अभी आप कह रहे थे कि जो अभी जैसे आपने एक उदाहरण भी दिया एक स्पेशल बच्चे का, कि उसको हकलाने की आदत थी और वो आपने खोल दी। तो ऐसी आपके पास बहुत सारी टेक्निक्स होंगी, मैं ऐसा समझती हूँ, क्योंकि आपका मुख्य विषय ही स्पेशल एजुकेशंस के ऊपर है। तो मैं पूछना चाहूँगी कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं, इनकी शिक्षा में चुनौतियाँ क्या क्या हैं, और इनको समाज की मुख्य धारा से अगर जोड़ना हो तो क्या करें? देखो श्वेता जी, स्पेशल बच्चे जिन्हें आप कहेंगे, जिसे हम विशिष्ट बालक या बालिका भी कहते हैं, चाइल्ड विद स्पेशल एबिलिटीज, उनके भी कई स्तर हैं। ओके। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हेजिटेट करते हैं, अपने आप को दूसरों के सामने एक्सपोज नहीं करना चाहते कि हमें नकार दिया जाएगा। कुछ ऐसे हैं जो सेंसिटिव होते हैं कुछ बातों को लेकर के, और ये सेंसिटिविटी या ये चीजें अभिभावक, पेरेंट्स बड़े स्टार्टिंग के लेवल पे समझ जाते हैं। मान लो मैं 1-2 एग्जांपल्स दे रही हूँ जी, जो हमारे सराउंडिंग्स में या जो हमारे, मैं यूँ कहूँगी, रिलेटिव्स के बच्चों में भी देखने को मिलते हैं। मुझे लगता है एग्जाम्पल से ये बातें ज्यादा समझ आएंगी, समझ आती हैं। अभिभावक भी इस बात से सहमत रहेंगे जब मैं कहूँगी। मान लीजिए कोई बच्चा 4-5 साल का है, खेल रहा है, और मदर जो है वो किचन में कुछ कुकिंग का काम कर रही, अचानक कुकर की सीटी बजी जी, और वो बच्चा डर जाता है, ओके, या बाहर कोई आवाज हुई तेज, वो बच्चा डर जाता है। और ये बच्चों में प्रॉब्लम है, मैं आपको जो बता रही हूँ कि कुकर की सीटी से डरना, किसी भी या ऊंची आवाज से, तेज आवाज से डरना, किसी भी ऊंची आवाज से डरना। तो अगर आप पेरेंट्स कहें कि उस समय, और वो बच्चा कहे कि ये बंद करो या कान बंद कर ले, तो उन्हें उसी स्तर पर ये सोचना प्रारंभ करना चाहिए पेरेंट्स को कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। ओके, क्या उसकी ऐसी सेंसिटिविटी या उसका जो भावनात्मक विकास है वो ऐसा है कि वो ऊंची आवाज भी नहीं सुन सकता। अब आप सोचिए, अगर उन्होंने उसे इस स्तर पर इग्नोर कर दिया और उस बच्चे को फिर शिक्षण संस्थान में भेज दिया शिक्षा लेने, टीचर सभी बच्चों को क्लास में जोर से डांट रहा है, वो बच्चा तो सहम जाएगा। और ये आप कह रहे हैं पहली बार में ही बच्चे को ऑब्जर्व कर लें, पहली बार में ही, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, कहीं ना कहीं तो होगा। कोई ऊंची आवाज होती है, मान लो कोई बर्तन गिरा, कुकर की सीटी बजी, या कोई ऊंची आवाज बाहर से आई और बच्चा सहम रहा है, दूसरे बच्चा डर करके सबसे पहले किसके पास जाता है? माँ के पास, मदर के पास जाता है। माँ के लिए समझना आसान है, मम्मी मुझे डर लग रहा है, तेज आवाज हो रही है, या अचानक कोई, मान लीजिए कुत्ते हैं, तेजी से भौंकने लगे कई सारे एक साथ, और वो बच्चा डर गया, अंदर बैठा हुआ ही, ये नहीं कि सड़क पर है, तो मदर को वहीं इसे पहला संकेत या सिग्नल समझना चाहिए कि मुझे अपने बच्चे को इस भावनात्मक जो कमजोरी है इससे ऊपर विकसित करना धीरे धीरे। और उसका अर्थ ये नहीं है कि वो अपने बच्चे के सामने ऊंची ऊंची आवाजें करे तभी लाए, उन्हें समझाएं कि बेटा
ये देखो ये ऐसे होता है, ये इसके कारण है, अगर हम इसको रोक देंगे, इसके अंदर विसल रुकी रहेगी तो प्रेशर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। और डांटा जा रहा तो उसे डांटा जा रहा, आपको नहीं। ये बर्तन गिर भी गया, आपको ऐसा क्यों लगता है, आपको कैसा फील होता है। दूसरा क्या होता है, कुछ बच्चे आप बड़े स्टार्टिंग लेवल पे, किसी बच्चे को तो आप किसी के भी बच्चे को लेंगे, प्यार करेंगे, जोर से अपने साथ आप उसे आलिंगनबद्ध भी करेंगे, जिसे कहते हैं गले लगाना, या उसको दाएं बाएं कहीं भी आप जो है चूमते हैं, स्नेह करते हैं, वो बच्चा कंफर्टेबल होता है। लेकिन आप इस बात को श्वेता जी, हो सकता है आज के बाद, और अभिभावक जिनके बच्चे ऐसे हैं, किसी बच्चे को अगर आप प्यार कर रहे हैं, कोई प्यार कर रहा है तो वो बाद में ऐसे साफ करता है, ऐसा नोटिस किया है हमने, हैंकी लेकर के हाथ से। क्या कभी उस बच्चे को प्यार करने वाले व्यक्ति या उसके पेरेंट्स इस तरफ ध्यान देते हैं कि बच्चा इतना सेंसिटिव है कि किसी ने उसको प्यार करना चाहा अदर देन उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता के अलावा, तो वो बच्चा अलाउ ही नहीं कर रहा है। और अगर इस सेंसिटिविटी की तरफ ध्यान नहीं दिया, उस विशिष्ट बच्चे की इस संवेदनात्मक गतिविधि के प्रति ध्यान नहीं दिया, तो फिर ये कहाँ तक जाएगी। अच्छा, तो ये चीजें भी नोटिसेबल होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो बिल्कुल इसको ऐसे अनदेखा कर देते हैं, अरे तुम बार बार कान बंद कर लेती हो, तुम ऐसे क्यों करती हो, शायद एटीट्यूड दिखा रही हो। नहीं, ओके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, देखो आजकल पेट्स का एक तरह से ट्रेंड चल गया है, ये सब हर पेट घर में लवर्स हैं, हाँ। किसी ने डॉगीज रखे हुए हैं, किसी ने पपीज, कैट्स, ये सब। भाई बहन कम हो गए। हाँ, वो भी एक मजबूरी आप कह सकते हैं। तो उसमें आप ये देखेंगे, कुछ बच्चे तो बड़े फ्रिक्वेंटली खेलते हैं उनके साथ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि वो डर करके भागते हैं। हाँ, बिल्कुल है। और अगर उन्हें वो कोई भी जो ये मान लीजिए कि पप्पी है या कैट है छू जाती है, उनका स्पर्श उसके साथ हो जाता है, तो बच्चा अनईजी हो जाता है और उसे लगता है कि मैं अपना हाथ धो लूं। हाँ। अगर मेरे हाथ से लग गया या मुझे छू कर गया तो मैं ऐसी जगह ऊपर पांव रख लूं कि वो दोबारा से वो पास से गुजरे तो मुझे छुए ना, मुंह ना लगाए। ये भी विशिष्ट बच्चे की पहचान है। तो मैं सोचूं मैं भी हूँ। मुझे बहुत समस्या है, मतलब मुझे तो फोबिया है। अगर इतना सा भी कोई पक्षी पशु कुछ टच हो जाएगा ना, मुझे ना ऐसे घूस बम्प से हो जाएंगे, मैं कुछ देर तक ऐसे रहूंगी, थोड़ी सी मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। ये होता है कि हम कितने सेंसिटिव हैं, ये हमारी सेंसिटिविटी अंदर की। और सेंसिटिविटी या जिसे आप भावनाओं से जोड़ते हैं, ये भी एक विशिष्टता है व्यक्ति की। ये तो पहचान है उसकी विशिष्टता की। देखिए, सेंसिटिव होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं कहूंगी समाज के लिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बखूबी हमें ये पता होना चाहिए कि इस सेंसिटिव के लेवल को हमें कहाँ, कब, कितना और कैसे यूज करना है। नहीं तो लोग दुरुपयोग भी कर सकते हैं आपकी सेंसिटिविटी का। सही बात। जिसको ये पता है, मान लीजिए बच्चा हॉस्टल में जा रहा है एजुकेशन के कारण से, और किसी को पता चल गया कि ये छिपकली से डरता है, सब कॉकरोच से डरता है, तो बच्चे मरे हुए को भी ला करके उसके पास डालेंगे। मरे को ना भी लाए ना, वो आजकल क्ले आती है, उसका बना बना के डालेंगे। तो ये जो चीजें, इनसे ओवरकम करने के लिए सबसे पहले पेरेंट्स की जरूरत होती है। पेरेंट्स को चाहिए, समझना चाहिए कि अपने बच्चे को समय दे करके उसकी इस सेंसिटिविटी से कैसे उसे उभारना है, लाएं। और फिर टीचर्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में आपकी ऊंची डांट नहीं सुन सकते, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे श्वेता जी, आप क्लास में सारे बच्चों को कुछ कह रहे हैं और फील उनको हो गया। हाँ, बिल्कुल होता है। या किसी ने गलती की और आपने सारी क्लास के सामने उठा करके उसको डांट दिया, तो ये टीचर को समझना है कि उस बच्चे को अगर कहना है तो बाहर ले जा करके, या अपने केबिन में या अपने रूम में, या बाद में सारे बच्चे जब क्लास से चले गए या टीचर बाहर गया, अपने साथ उसे कॉरिडोर में ले जाएं और उस बच्चे को कहें कि बेटा आपको क्या प्रॉब्लम थी, मैंने आपको ऐसा नहीं कहना चाहता था, लेकिन फिर भी सबके सामने कहा, आगे से आप इसका ध्यान रखना। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कंडम कर रही हूँ या मैं आपको इस बात के लिए आगे के लिए रोक रही हूँ। आप कह सकते हैं, पर समय पर कैसे। आजकल हम उसके लिए एक रूल है ना, क्रिटिसाइज पर्सनली, अप्रिशिएट पब्लिकली। अब हमारे समय में नहीं था ये, आपको ध्यान होगा, हमारे समय में तो पेरेंट्स भी डांट लेते थे, रिश्तेदारों के सामने भी, और हमें पता भी नहीं चलता था कि क्या हो गया। टीचर्स भी, हमें टीचर्स की डांट सुनने की आदत सी ही होती थी। टीचर्स कुछ कहते नहीं थे तो लगता था उल्टा कि शायद हमारे साथ गैप क्रिएट हो गया, और टीचर ने कुछ कह दिया
चाहे वो विषय को लेके है, चाहे आपके कंडक्ट को लेके है, कैसे भी। पर आजकल के बच्चे जिसे हम कहते हैं कि ओवर सेंसिटिव हैं, यस, तो उनको समझना चाहिए। दूसरे विशिष्ट बच्चे होते हैं श्वेता जी, जिनमें सर्टेन, जैसे ये मैंने कहा बोलने की, डिसलेक्सिया है। हाँ, या फिर कई बच्चों को आप देखेंगे जब आप वो परीक्षा देने जाएंगे, उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन फिर भी उनके हाथों में कपकपी होती है, पसीने आ जाएंगे, पसीने आ जाएंगे, स्वेटिंग होती है उनके हाथों में, मुंह सूखने लगता है। ये भी एक तरह की उनकी अंदर की सेंसिटिविटी है। आप इसे विशिष्टता भी कह सकते हैं। आप उन्हें कुछ सुनने के लिए खड़ा करेंगे तो वो बच्चे पैर हिलाएंगे, साथ साथ में खुद हिलते रहेंगे, हाथ हिलाएंगे, या बार बार जो है आंखें ज्यादा झपकना शुरू कर देंगे। तो ये जो बच्चों की स्पेशलिटीज हैं, मैं इन्हें स्पेशलिटीज कहूंगी। एक होता है कि डिसेबिलिटी, वो तो है कि अगर हमारा बायोलॉजिकली कुछ, किसी के हाथ में कोई दोष है, पैर में कोई दोष है, आंख में है, वो डिसेबिलिटी के तौर पर हम उसे लेते हैं। लेकिन स्पेशलिटी वो होती है जो कुछ बच्चों में अप टू सम परसेंटेज पाई जाती है, 1-2% तक के बच्चों में, और उसको दूर करने के लिए शिक्षक की और अभिभावक की, पेरेंट्स की सबसे बड़ी भूमिका होती है। पेरेंट्स बड़े बेसिक लेवल पे स्टार्टिंग पर ही उसकी पहचान करके उसको खोजना शुरू कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा है। आपने कहा कि दोनों को निभाना पड़ेगा अपना अपना रोल, तो ये शिक्षक और अभिभावकों के बीच में तालमेल, जो कि बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सके, वो तालमेल कैसे डेवलप किया जा सकता है? देखो, स्कूल्स में तो श्वेता जी पेरेंट्स टीचर मीट होती है, हालांकि हर महीने में होती है। उसके माध्यम से भी बच्चे आकर के बच्चों के बारे में टीचर्स बताते हैं, उधर से पेरेंट्स भी बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि ना तो पेरेंट्स ही इतना समय निकालते हैं कि हम बच्चों को पढ़ पाएं। कौन पढ़ना चाहता आज के समय में? हर कोई सिखाने पे जोर दे रहा है। आप देखिए, बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे चलना है, ऐसे नहीं चलना है, इस तरह से बोलना है, इस तरह से नहीं बोलना है। क्या कभी किसी ने बच्चे से ये पूछा तुम कि आप कैसे बैठना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो? सही बात कैसे है। चलना चाहते हो, ये बहुत बड़ी क्या बात है। सीखना चाहते हो? तो जब तक पेरेंट्स बच्चों के साथ इस स्तर पर बातचीत नहीं करेंगे या अपने बच्चे को नहीं समझेंगे, तब तक वो इस चीज को नहीं पहचान पाएंगे। फिर आपके पास अब तो मोबाइल्स हैं, डायरीज हैं, टीचर्स के पास ग्रुप्स बने हुए हैं, हमारे व्हाट्सएप है, बहुत कुछ है। व्हाट्सएप, हमारे कॉलेजेस में भी ग्रुप्स बने हुए हैं सब्जेक्ट वाइज, और ओवरऑल भी बने हुए हैं कॉलेज के, जिसमें पेरेंट्स को टाइम टू टाइम बच्चों के बारे में अटेंडेंस को लेकर के, उसके नॉन अटेंडिंग होने पर या उसके किसी विषय में कम रुचि लेने पर बच्चे के अभिभावक को समय समय पर सूचित किया जाता है। मैं तो ये कहती हूँ कि पेरेंट्स आर मोस्ट वेलकम। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी सूचना इस तरह की पेरेंट्स के पास आ रही है टीचिंग फैकल्टी की तरफ से, उसको नजरअंदाज ना करें, नहीं करना चाहिए। हाँ, उस पर गौर करें, एड्रेस करें। हाँ, और बच्चा जब घर पहुंच गया तो भी उस पर गौर करें, क्या कर रहा है बच्चा। देखिए श्वेता जी, हमारे समय में लोग कहते थे कि नहीं, बड़ा समाज जो है बड़ा सिंपल था, पेरेंट्स जो ऐसे, हम अगर एक परिवार में 5-7 बच्चे भी होते थे तो भी पेरेंट्स ध्यान रखते थे। आज के समय में कौन कहाँ है? आज के समय में 1-1, 2-2 बच्चों पर ध्यान देना मुश्किल हो गया। और सबसे बड़ी समस्या तो ये, मैं पिछले दिनों पढ़ रही थी न्यूज़पेपर में, एक नया शब्द चला है श्वेता जी, डिंक। अच्छा, मैं अवेयर नहीं हूँ। मतलब ये एब्रीविएशन है, पेरेंट्स में से शायद कुछ समझेंगे और हंसेंगे भी। DINK, डबल इनकम नो किड्स। ओके। डबल इनकम का मतलब है जहां मदर फादर दोनों कमाने के लिए जा रहे हैं, और व्हाट डू दे डिसाइड, नो किड्स। इसीलिए उनको समाज को कुछ नहीं देना है, खुद के लिए करते रहना है, कमाना है। और फिर अपना मन बहलाने के लिए कोई ना कोई पेट रख लेना है घर में, आए उसके साथ खेल लिए, हल्कापन महसूस करते। मैं ऐसी जनरेशन से या आने वाले ये जो डिंक कपल्स हैं, डबल इनकम नो किड्स, ऐसे कपल से ये पूछना चाहती हूँ कि आप इस इनकम को इकट्ठा करके भी, इस पैसे को इकट्ठा करके भी करेंगे क्या? खुद के लिए कितना कर लेंगे? कब तक, कहाँ तक? अप टू 60? प्राइवेट कंपनीज तो शायद उससे भी पहले रिटायर कर देती हैं, लेकिन जो उनको अपने लिए यूजफुल लगता है, कंपनीज को या फैक्ट्रीज को, हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं गवर्नमेंट और एडेड गवर्नमेंट वाले, उनमें 60, 62, सेंट्रल में 65, उसके बाद फिर क्या? नहीं, और इसके साथ मैं तो मैम ये जोड़ती हूँ, मैं थोड़ा सा दार्शनिक बात कहूंगी कि चलिए ठीक है, अपने लिए खुद किया, बहुत किया, लेकिन आपकी जिम्मेदारी समाज के लिए क्या? आपका जन्म किसी कल्याण
की बिल्कुल। भावना से भी तो हुआ है ना। अगर हमारे पेरेंट्स भी यही सोचते कि भाई 5 बच्चे या 7 बच्चों को उनका पालन पोषण करना कितना मुश्किल, और उस समय में तो सिंगल इनकम होती थी, तो क्या समाज को हम दे पाते? तो राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति भी हमारा एक दायित्व होता है, एक उत्तरदायित्व होता है, और जो हमें करना चाहिए अपने प्रति है। लेकिन जो ये आज के समय में मी, माई, माइन, ये की भावना आ गई है, इससे हमें वी, आवर सेल्व्स, इसकी तरफ बढ़ना चाहिए सही बात कि बनना हम ही पड़ेगा। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं। नहीं तो फिर वही हो जाएगा कि हम चाहे कितनी ही ऊंचाई तक पहुंच जाएं, हाइट पर जाकर के भी वापस नीचे तो आना ही पड़ेगा। अकेले होंगे। हाँ उससे आगे तो कोई रास्ता नहीं है, सही है। कहीं ना कहीं तो आना ही पड़ेगा। तो इस तरह की जो सोच रखना है, ऐसा सोचना कि हमारा राष्ट्र के प्रति कोई दायित्व नहीं है, समाज के प्रति दायित्व नहीं है, मैं हूं और मेरा अपना आप है, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूंगी, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं पहनूंगी, नहीं। एक सामाजिक दायरा होता है, एक सामाजिक ताना बाना होता है, उसके अंदर रहते हुए हमें उसके अनुसार चलना पड़ता है। अगर हमारे कुछ अधिकार हैं तो उत्तरदायित्व और कर्तव्य भी हैं। सही बात है। यदि हम उन उत्तरदायित्वों को, कर्तव्यों को नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में, और आज के समय में अब 2026 में हम एंट्री ले चुके हैं। देखो हमारी ये चल रही है 21वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी में भी हम ऑलमोस्ट 1/4 उसका जो समय है निकाल चुके हैं। आज के समय में श्वेता जी, हमारे भारत देश में 65% जो पॉपुलेशन है वो 35 ईयर्स और 35 ईयर्स से नीचे हैं। तो इसका मतलब हमारा जो देश है वो एक नौजवान युवा देश है, यंग इंडिया आप इसे कह सकते हैं। ऐसे में अगर हम ये धारणा रखेंगे आने वाले टाइम में तो आगे का सामाजिक विकास तो फिर रुक जाएगा, और किसी भी समाज के लिए स्टैग्नेशन बहुत बुरा पॉइंट है। सही बात। वो नहीं होना चाहिए। प्रवाह स्लो हो सकता है, चलिए 5 बच्चों से, 6 बच्चों से, 4 बच्चों से 2 तक आए, 3 पे आ पर जाओ। अब आप इसे कटौती तो मत कीजिए। सही है। उतना दायित्व तो निभाते रहिए, क्योंकि करियर और अपनी जॉब के साथ साथ हमें समाज को भी कुछ देना है, अपने साथ साथ हमें समाज को भी कुछ देना है, क्योंकि समाज से ही जीवित है। पानी भी रुकता है तो सड़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है मैम, कुछ और 4-5 क्वेश्चन है जिनको मैं चाहूंगी आप थोड़ा क्विकली हमें बताएं। हाँ। समय सीमा को देखते हुए बच्चों की एकाग्रता और याददाश्त को बढ़ाने के लिए ब्रेन बूस्टिंग कोई एक्टिविटी या विजुअल एड्स का किस तरह का प्रयोग हम करें? ब्रेन बूस्टिंग के लिए देखो स्कूल्स में तो कई तरह की हैं, इंडोर एक्टिविटीज भी रखते हैं बच्चों के लिए, स्कूल्स रखते हैं। इन एक्टिविटीज से ब्रेन बूस्ट होता है क्योंकि हाँ। वो चेंज हो जाता है ऐसा कुछ माइंड, क्योंकि एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते वो जो बोरियत है उससे माइंड को चेंज कर लेता है। चेंज तो होता ही होता है, ब्रेन बूस्टिंग भी होती है। देखो उससे, उसी से हमें पता चलता है जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं, जो इंडोर एक्टिविटीज हैं, जो इस तरह की एकेडमिक एक्टिविटीज हैं, जब बच्चा उनमें पार्टिसिपेट करता है तो आपको पता चलता है कि ये बच्चा एक अच्छा कविता बोलने वाला बन सकता है, ये बच्चा एक अच्छा गायक बन सकता है, या ये इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने में इसकी रुचि है, या ध्यान से सुन रहा है, इसको कर सकता है, इस गेम में अच्छा निकल सकता है। आप उन्हें जो भी, चाहे छोटी मोटी कैरम बोर्ड है, या आप उन्हें ये सांप सीढ़ी है, या आप उन्हें ये चेस है, ये खेले खिलाते हैं, अगर स्कूल में बच्चा खेलता है और ऑब्जर्वेशन में, तो उसका ब्रेन भी बूस्ट होता है, उसे पता भी चलता है। इसके अलावा जो ये ब्लॉक सिस्टम चलता है, जोड़ना करना, कहीं कुछ बनाना लगाना, इसके अलावा कुछ स्कूल्स ने अब शुरू किया हुआ है, अपने शहर में भी ऐसे 1-2 स्कूल्स हैं, और दूसरी जगहों पे तो मैंने कई लेवल पर देखे हैं कि बच्चों को वो गार्डनिंग में इन्वॉल्व करते हैं। ओके, तो उससे भी पौधे लगवाना। हाँ, उसमें क्या करते हैं वो कि बच्चे का जन्मदिन है तो उसके लिए वो उसके पेरेंट्स को कहते हैं कि आपने एक पौधा लेकर के आना है स्कूल में उसके जन्मदिन पर। जैसे पेरेंट्स होता है, या कुछ स्वीट्स या कुछ भेजते हैं बच्चों के माध्यम से, सबसे बड़ा तोहफा ये मानते हैं उसको, तो वो लगाना, और फिर उस बच्चे की नेम प्लेट वहां लगा दी जाती है कि इस बच्चे द्वारा इस डेट में लगाया गया। वो बच्चा उसे आकर के पानी देगा, सींचेगा, उसके विकास को देखता है, उससे जुड़ता है, उसमें फूल आएंगे तो उसे जिम्मेदार बनेगा, एक जिम्मेदारी का एहसास होता कि है मुझे उसको भी देना है पानी, और एक डाइवर्शन होती है उसे अपने सब्जेक्ट से। हमारे टाइम में तो श्वेता जी ब्रेन बूस्टिंग की बहुत सारी चीजें थी, जैसे उठक बैठक पता नहीं चलता था, अब आकर के पता चल रहा है कि वो ऐसे। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल से आना तो घर के काम हमारे लिए ऐसे ही होते थे, करवाना साथ में। हमें कोई अलग से कुकिंग क्लासेस कौन देता था? ना। अगर
माँ या बड़ी भाभी कोई कढ़ाई का काम या बुनाई का कर रहा है तो अलग से कौन बुनाई या कढ़ाई सीखने जाता था? बीच में कह दिया जाता था चलो 4 सिलाई अब तुम डालो, हम इतने में आते हैं काम करके, अब ये काम करो। और जब गर्मी की छुट्टियां होती थी, मुझे तो अच्छे से याद है, हम क्योंकि मेरी एजुकेशन 5th क्लास के बाद ऑलमोस्ट हॉस्टल से रही है सारी बाहर, क्योंकि छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, तो वहां पर ज्यादा प्राइमरी एजुकेशन के बाद शहर भेजना पड़ता था। शहर 6-7 किलोमीटर दूर था और उतना उस समय में विकास इतना नहीं था, काफी वीरान खाली इलाका होता था। कैसे तो फादर ने जो है बड़ी आगे की सोच करके और हमें हॉस्टल में डाल दिया था, तो एजुकेशन वैसी रही। तो जब हॉस्टल से एग्जाम्स दे करके घर आते थे तो मदर पहले से ही चद्दरों पर वो छापा वगैरह निकलवा करके और धागे ला करके तैयार पड़े होते थे हमारे लिए, या फिर हमारे लिए वो ये बनती थी उसकी प्लास्टिक की तारों की टोकरियां, और मोती को धागे के अंदर डाल करके भी सर्टेन चीजें बनाई जाती थी, वो तैयारी होती थी। या फिर दरियां, घर के अंदर ही वो अड्डे लगा करके और दरियों का पूरा सामान इकट्ठा करके कि अब भाभी के साथ तुमने इन गर्मी की छुट्टियों में 2 ये बनानी है, एक ये करना, एक ये। तो हमारे पास सफिशिएंट काम होता था। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। करेक्ट। आजकल के पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती क्या है, मैं माफी चाहूंगी अगर किसी अभिभावक को बुरा लगे, बच्चा स्कूल से आया, कॉलेज से आया, उसे कहेंगे अच्छा बेटे ये खाना, ये आप डाइट अच्छी दे रहे हैं उन्हें, हेल्दी डाइट दे रहे हैं, पूरी उन्हें हर फैसिलिटी, अलग अलग रूम्स दे दिया आपने उन्हें, अलग अलमीरा दे दी, अलग सब कुछ दे दिया, और कहेंगे अच्छा बेटे चेंज कर लिया आप पढ़ो। एक बच्चा कब तक पढ़ेगा, मुझे ये तो बताइए। बचाने का मौका नहीं दे रहे हैं आप। 24 घंटे में अगर वो 8 घंटे सो भी लेता है, जो मैं मैक्सिमम कह रही हूँ 16 घंटे है, उसमें से भी आप चाहते हैं कि वो नहाना धोना खाना तैयार होना इसके अलावा 14 घंटे पढ़े। इज इट पॉसिबल? आप क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को? आप उसे एक ऑब्जेक्ट समझते हैं? क्या एक ऐसा समझते हैं कि इसको मशीन की तरह से कहीं भी लगा दो, प्लग इन कर दिया और अब ये चलता रहेगा? नहीं, उस बच्चे को समय मिलना चाहिए ताकि वो उस समय में अपने लिए कुछ सोचे, चाहे वो गुनगुनाए, चाहे वो अपने लिए संगीत सुने, सही बात, हल्का म्यूजिक सुने, चाहे वो उस समय में म्यूजिक लगा करके नृत्य करे, चाहे वो अपनी माता के साथ कुकिंग में हेल्प करे, चाहे वो इस तरह की छोटी, ये जरूरी नहीं आज के समय में कि वो निटिंग करे या वो इस तरह की दरियां बुनने, लेकिन मैं अपने समय की बता रही हूँ। हमें सच में पता नहीं चलता था हमारी वो गर्मी की 1.5-2 महीने की छुट्टी जाती कहाँ थी। और फिर सारी फ्रेंड्स किसी एक पेड़ के नीचे बैठ करके कढ़ाई कर रही हैं, आपस में बातें भी कर रही हैं और अपने लोकगीत भी चल रहे हैं बीच में। टाइम भी हो गया, वैल्यू टाइम भी हो गया, फ्रेंड्स टाइम भी हो गया, और अब उल्टा हो गया है। बच्चा अकेला है, कोई उसके साथ है नहीं, और वो बोर है तो सीधा रील चला रहा है, फ़ोन में रील्स चला रहा है, फिर जो भी आ रहा है कंटेंट वो सब कुछ देख रहा है। तो ऐसे में मैं पूछूंगी कि मतलब ये रील चलाने वाले ज़माने में, पहले तो 2 प्रश्न हैं मेरे साथ में ही, कि ये सोशल मीडिया के इस ज़माने में जहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके पास वो आउटबर्स्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया में, ऐसे उनको यूज़लेस कंटेंट के कचरे से बाहर निकाल के प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए? और दूसरा, अगर वो खाली होने की वैल्यू को भी थोड़ा समझें, मतलब वो खुद के साथ बैठना भी सीखें, क्योंकि क्या कह रहे हैं, हम तो बोर हो गए जी, फ़ोन चला रहे हैं। दोनों बातों को आप बताइए। बिल्कुल, पहले तो आपने कहा कि सोशल मीडिया के इस जमाने में यूजलेस रील्स का सिस्टम चल गया, और रील्स देखते हुए बच्चों को ये पता नहीं चलता कि उनके घंटों कहाँ चले जाते हैं, जबकि इन रील से केवल उसकी तरफ जो आ रहा है वो उसके दिमाग में जा रहा है, वो कुछ कह नहीं पा रहा है, क्योंकि उस रील से वो कुछ जैसे मैं और आप आमने सामने बैठे हैं, आपके मन में जो बात आ रही है आप मेरे से पूछ रहे हैं, 2 वे कम्युनिकेशन, मुझे जो बात समझ में आ रही है आपको जवाब देने के लिए मैं आपसे कह रही हूँ, हम दोनों में एक इंटरेक्शन, संवाद का सिस्टम चल रहा है। पर जब रील्स, अगर मान लीजिए आप भी बैठ जाए मोबाइल लेके, मैं अपनी रील्स देखूंगी, आप अपनी, तो वो रील्स क्या करेंगी, हमारी तरफ केवल वो सारा जो मटेरियल है वो डालती जाएगी, इनपुट कर रही, लेकिन उस इनपुट का असर बड़ी देर के बाद तक होता रहता है, वहीं खत्म नहीं हो जाता। देखो जो हमारा ये ज्ञानेंद्रियों का सिस्टम है, आंखें खराब हो रही हैं, हाथ हो रहे हैं, क्या हो रहा है वो तो अलग है, लेकिन जो मैंने शुरू में मानसिक प्रदूषण की बात की थी, वो मानसिक प्रदूषण इन्हीं रील्स से आता है, क्योंकि सारी तो उस पर धार्मिक अच्छी रील्स नहीं आ रही हैं, ऐसा कंटेंट। अगर आपको याद हो श्वेता जी, एक समय था जब कुछ मूवीज अगर जब सेंसर बोर्ड से पास होकर निकलती थी ना, तो उस पे लिखा होता था कि 18 वर्ष से अधिक आयु वाले इसे देख सकते हैं, नीचे वाले नहीं देख सकते।
है ना? बिल्कुल होती थी। लेकिन आज के जमाने में आप क्या अब कहेंगे? यूट्यूब सब कुछ है। वो अपनी सब गलत कुछ है। एज लिख देगा, क्या पता? क्या पता चलता है उसके ऊपर। कुछ देशों ने, बाहर के कुछ देशों ने किया भी है कि 12, 14, 15 साल तक के बच्चों के लिए लिमिटेड कर दिए या उन ऐप्स को ही हटाने की कोशिश की सब। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों का निरीक्षण, अवलोकन ऑब्जर्वेशन। और उनको आत्मावलोकन के लिए तैयार करना। आप अब उनकी आंखें बंद करके उन्हें इन सब चीजों से नहीं बचा सकते ना। अगर आप सोचें कि आप उनका मोबाइल लेके रख लेंगे तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, चोरी करके लेके आएंगे बच्चे फिर वो। एग्रेसिव हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से अपने फ्रेंड्स के साथ बैठना देखना शुरू कर देंगे। आप क्या कर लेंगे? तो ये समय वो नहीं है कि आंखें बंद कर दें और उनको उस चीज से मना कर दें। ये समय ऐसा है कि बच्चे को ये समझाया जाए कि आपके लिए जरूरी क्या है, और वो कब समझा पाएंगे? जब हम उन्हें समय दे पाएंगे। हाँ, जब हमारे पास ही समय नहीं है, मैं बड़े दुख के साथ कहती हूँ कि कुछ पेरेंट्स घर आने के बाद अपने मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, तो बच्चे तो होंगे ही होंगे। जो देख रहे हैं वो कर रहे हैं वो। हमारी वो भारतीय संस्कृति थी। देखो श्वेता जी, हमारी संस्कृति के बारे में बोलते थे, सा प्रथमा विश्ववारा। सा संस्कृति प्रथमा विश्ववारा, विश्व के द्वारा वर्णीय और श्रेष्ठ मानी जाने वाली। हम लोग सब इकट्ठे बैठ के खाते थे रसोई में, चाहे नीचे, फिर डाइनिंग आ गए, डाइनिंग टेबल्स इनके ऊपर। और अब क्या हो गया है? चलिए नाश्ता तो बच्चे अपने समय से स्कूल निकल रहे हैं, उनको जल्दी करके जाना होता, गए। लंच पे दोनों हस्बैंड वाइफ अगर अर्निंग है तो वो भी लंच बाहर ही हो रहा है। लेकिन एक भोजन, एक समय का खाना, एटलीस्ट डिनर तो हम साथ में प्लान कर सकते हैं। सही बात है। घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चाचा चाची, ताऊ ताई सब हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। पर अगर न्यूक्लियर फैमिली भी है, मैं कहती हूँ 4 की, 3 की, 5 की भी फैमिली है, 2-3 बच्चे हैं और माता पिता हैं, तो भी रात का भोजन जो है, रात्रिकालीन डिनर, उसको एक साथ किया जा सकता है। उस समय में कम से कम ये पता चलता है बच्चे क्या करते हैं कि चीजों को डिसलाइक कर देते हैं। आजकल हो क्या रहा है रसोई घर में, बच्चे के लिए अलग बन रहा है, खुद के लिए अलग बन रहा है, कोई बॉइल्ड खा रहा है, कोई किसी तरह का खाना, और बच्चा कुछ चटपटा खाना चाहता है। वो हर तरह का बनाइए, एक डिश वैसी, एक वैसी, एक वैसी, जो भी 2 सब्जियां 3 बनी है, खाना बनाए, जब एक साथ खाएंगे तो हमें ये पता है बच्चा थाली में से कितना खा रहा है। बच्चे ने अलग समय में खा लिया, आपको पता ही नहीं है बच्चे ने कुछ खाया भी नहीं खाया। और आजकल तो आपके दरवाजे तक आ रहे हैं भोजन लेकर के, आप क्या करेंगे? बच्चे इस पे से ऑर्डर करते। तो सबसे जरूरी है, इसमें टीचर्स कुछ नहीं कर सकते, इसमें केवल अभिभावकों को करना। और मेरा अभिभावकों से विनम्र निवेदन है, कृपया अपने बच्चों के साथ समय बिताइए और क्वालिटी टाइम बिताइए। क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को कार में लेकर के बाहर रेस्टोरेंट में चले गए, दैट इज नॉट क्वालिटी टाइम। घर बैठे वो कहें कि लो जी देखो, हम तो 2 घंटे का समय बच्चे के साथ बिताए, बाहर ले गए उसे रेस्टोरेंट में, वहां क्या है, फिर मेन्यू से परोसा जाएगा, बच्चा अपनी पसंद खाएगा, आप अपनी। आप घर में बनाइए, बेशक आप दलिया खिचड़ी, एक सब्जी एक दाल ही बनाइए, एक साथ खाइए, अपने बच्चे को समझाइए, उस भोजन का महत्व समझाइए। और हफ्ते का जो आखिरी दिन है, जो छुट्टी का दिन होता है, उसमें अपने बच्चे के साथ कुछ खेल खेलते हैं, तो अगर कोई प्रोग्राम देखते हैं तो। ये क्या कल्चर चल पड़ा श्वेता जी हमारे समाज में कि बच्चा, बेटा या बेटी अपने कमरे में जाता है तो अपना दरवाजा फिरा लेते हैं, पेरेंट्स अपने कमरे में जाते हैं। क्या हम उस संस्कृति के, उस संस्कारों के लोग हैं? हमारी वैदिक भारतीय संस्कृति में तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। करेक्ट है। घर के जितने कमरे हैं उसमें दरवाजे कैसे लग गए? एक राजा थे ना, वो कौन, मुझे राजा के नाम नहीं याद आ रहा है, जिनके राज्य में कहीं पे ताले ही नहीं लगे नहीं लगते थे, अब तो अपने ही घर में लग गए, लगने लग गए हैं। सही। तो इसलिए ये जो नॉक करके जाने का सिस्टम है, इसको बड़ा वैल्यूज वाला मानने लग गए कि अच्छा, अरे इतनी भी वैल्यू, इतने एटिकेट्स नहीं है कि नॉक करके आना चाहिए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। माता पिता का बच्चों पर, बच्चों का माता पिता पर सारी उम्र अधिकार रहता है। वो कभी भी बिना खटखटाए, बिना कुछ कहे आ सकते हैं आपके पास, और पेरेंट्स भी कभी भी अपने बच्चों के पास जा सकते हैं। तभी ये रील्स का सिस्टम खत्म होगा और रियल सिस्टम शुरू होगा। सही बात है। जो वास्तविक जीवन है, डिजिटल कंजम्पशन से ज्यादा डिजिटल क्रिएटर बनेंगे, उन्हें भी तभी पता चलेगा। बच्चा कुछ देख रहा है, आप वहीं बैठ जाइए ना 10 मिनट, अच्छा बेटे क्या देख रहे हो, चलो मैं भी देखती हूँ, अच्छा क्या क्या आता है इस पे, आपको पता ही चल जाएगा। और जब आप उनमें से 4 चीजों को क्रिटिसाइज करेंगे, अरे बताओ ये सब कोई दिखाने की चीज है,
बच्चे को पता चल जाएगा। थोड़ा तो पर सोचेगा। पेरेंट्स भी क्या करते हैं, बच्चे के हाथ में बॉटल दे दी दूध की और मोबाइल सामने खोल दिया और उसको कार्टून्स चले जा रहे हैं, बच्चा दूध पिए जा रहा है, उसे टेस्ट का ही नहीं पता। खाना खिलाना है तो मोबाइल खोल रहे हैं आज के समय में। सो इन सारी चीजों से पार पाने के लिए, अपने बच्चे को वास्तविकता में एक वास्तविक जीवन देने के लिए, देखो परीक्षा केवल वार्षिक नहीं होती, अब तो वर्ष में भी 2 बार होने लगी है सेमेस्टर सिस्टम से। परीक्षा जीवन की भी होती है। आज हमारे बच्चे श्वेता जी जीवन की परीक्षा में फेल हो रहे हैं। कतई सही है। भले ही वो वार्षिक परीक्षाओं में अपने सब्जेक्ट की परीक्षा में अव्वल हैं, मेरिटोरियस हैं, अच्छे बन रहे हैं, लेकिन जीवन की परीक्षा में फेल हो रहे हैं। और उसका कारण है धीरे धीरे घर करता हुआ तनाव, अवसाद, अकेलापन। उससे बच्चा कब तक जूझेगा, वो अपने आप को कह ही नहीं पाता खोल करके अपने किसी के सामने। तो इसलिए आवश्यक है कि रील से बचाने के लिए बच्चों के साथ हम कुछ रियल टाइम, वाकई क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर की मैम, और बहुत खूबसूरत से पॉइंट्स थे जहाँ पे पेरेंट्स को भी एक मैसेज मिला है, टीचर्स को भी मिला है। लेकिन साथ में मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी। अभी कुछ देर पहले आप बात कर रही थी कि हर बच्चा एक अलग प्रतिभा का मालिक है। ऐसे में कि जो मूल्यांकन का जो तरीका है, हम एक ही प्रश्न पत्र से सबका मूल्यांकन कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या एक ही प्रश्न पत्र सब बच्चों के प्रतिभाओं का सही मूल्यांकन हो सकता है, या इसमें भी लचीले मूल्यांकन की आवश्यकता है, एक फ्लेक्सिबल असेसमेंट की ज़रूरत है? ठीक कह रहे हो श्वेता जी, लेकिन जो हमारी व्यवस्था है, हम्म, जो हमारा शिक्षा का एक तंत्र ढांचा है, हम्म, तंत्र है, हम्म, उसमें हम इंडिविजुअल लेवल पर या ग्रुप्स को भी करके बीच में रैंडमली भी अलग तरह का प्रश्न पत्र तो नहीं बना सकते। कब जो जो कब विषय, करेंगे ऐसा? हाँ, जो विषय आधारित शिक्षा है हाँ। वो तो एक ही प्रश्न पत्र सबके बीच में चलेगा। लेकिन मूल्यांकन करते समय जो शिक्षक है वो ये जरूर देख सकता है कि वो हर बच्चे से एक ही तरह के उत्तर की अपेक्षा ना करे। नहीं तो जब ऑब्जेक्टिव है तो कोई ऑब्जेक्टिव में तो देखो नो डाउट, ऑब्जेक्टिव में तो अगर एमसीक्यूज हैं उस तरह के हैं वो तो आएंगे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव टाइप के भी हैं, जो विस्तार वाले प्रश्न हैं, सब्जेक्टिव टाइप के हैं, उनमें बच्चा जब लिखता है तो उससे ये अपेक्षा ना की जाए कि वो एक जैसा उत्तर दे। हाँ, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो ऑब्जेक्टिव आप कह रहे हैं, वो तो एक जैसे ही होंगे, पर केवल विषय आधारित शिक्षा को ही जीवन का पूरा मूल्यांकन नहीं समझ लेना चाहिए। वहां हम मूल्यांकन में थोड़े फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। जब हम क्लास में बच्चे की पार्टिसिपेशन देखते हैं, क्लास में बच्चे का रिस्पॉन्स देखते हैं, चाहे फिर वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, जब हम वहां बच्चे का क्लास पार्टिसिपेशन और उसका बोलने का तरीका, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका, बच्चे का वहां अपने आप आने का, कुछ चीजों में पार्टिसिपेट करने का तरीका देखते हैं, वो भी एक इवैल्यूएशन है, वो भी मूल्यांकन है। और ये आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में 70-30 का रेशियो है। 70% मार्क्स जो है वो थ्योरी बेस्ड है, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों मिला लो आप, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल बेस्ड भी है, वो 50-50 हो जाता है उनका। और जो 30% है वो इंटरनल असेसमेंट है, आंतरिक मूल्यांकन। वो आंतरिक मूल्यांकन कौन करता है? शिक्षक, टीचर। वो किन चीजों को देख करके करता है आंतरिक मूल्यांकन? बच्चे की क्लास पार्टिसिपेशन, ओवरऑल बिहेवियर, दूसरे बच्चों के साथ कैसे उठता बैठता है। वो भी राइटिंग बेस्ड ना हो ना, वो राइटिंग बेस्ड है ही नहीं, बांटा हुआ है उसमें। जैसे स्कूल्स में हम 5 नंबर के तो लेते हैं, आई थिंक 20 में से अगर 80-20 है तो 20 में से 5 मार्क्स तो जाएंगे, जो भी इंटरनल असेसमेंट्स हमने किए हैं राइटिंग बेस्ड। ओके। लेकिन जो ये उच्च शिक्षण संस्थान है, जैसे मैं बात कर रही हूँ, उसमें होता है असाइनमेंट्स आप बच्चों को देते हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट दिया बच्चों को करने के लिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले अपना प्रोजेक्ट दे रहे हैं, थ्योरी वाले अपना दे रहे हैं, बच्चा वो करके लाता है, तो उसमें से 10 मार्क्स उनके असाइनमेंट्स के होते हैं, जो असाइनमेंट्स उन्हें दी जाती है एक सेमेस्टर में। कितने क्रिएटिव है वो, कितना क्रिएटिव है वो बच्चा। और उसका 5 मार्क्स होते हैं क्लास पार्टिसिपेशन का। उसके बाद उसका होता है कि क्लास में अटेंडेंस उसकी कितनी है, उसको लेकर के फिर उसका होता है ओवरऑल बिहेवियर उस बच्चे का। उसके फिर होता है टेस्ट बेस्ड, कि जब आपने उसकी परीक्षा ली, चाहे वो मौखिक है चाहे वो लिखित है, मान लो बच्चे से आप क्लास में खड़ा करके पूछते हैं, या ब्लैक बोर्ड पर आपने कुछ, या कोई आपने एक तरह की क्विज करवाई है, कुछ भी है, उसमें बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका क्या उस समय में रिस्पॉन्स रहता है, इन सारी चीजों को। तो जो 30% मूल्यांकन है वो तो फ्लेक्सिबल है, उसमें सारे बच्चे एक जैसे अंक नहीं ले सकते। कुछ बच्चे उसमें 50% पे खड़े होते हैं, कुछ 60 में, 70 में, कुछ बच्चे 90-95% भी लेते हैं उसमें। लेकिन जो ये विषय आधारित और लेखन को लेकर के थ्योरी,
थ्योरेटिकल जो एग्जाम है उन बच्चों का, उसमें प्रश्न पत्र एक ही तरह का होता है, उसमें भी चॉइस होती है, उसमें 50% चॉइस होती है। तो चॉइस से भी आप उस बच्चे का अलग अलग तरीका, कुछ बच्चे जो हैं जहाँ डायग्राम बनाना हो, जहाँ कुछ चीजों को ड्रॉ करके उसका मूल्यांकन करके बताना हो, उसको छोड़ देते हैं, केवल थ्योरी लिख करके आ जाते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं थ्योरी वाला छोड़ देते हैं, डायग्राम वाले को चुनते हैं। तो वहां अपने आप ही फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है आपके पास। पर हम परीक्षा से संबंधित ये नहीं कह सकते कि बच्चा जो है वो प्रश्न पत्र इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते। हाँ, इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते उसको। बहुत देर से आपने ये कहा कि परीक्षा में अंकों के पीछे नहीं भागना, तो अब इसकी बजाय अगर हम स्किल एजुकेशन पे जाएं, लाइफ स्किल्स या वोकेशनल ट्रेनिंग को आप कितना महत्व देती हैं और इसको मतलब किस तरह से लागू किया जा सकता है छोटे स्तर पे भी? वोकेशनल ट्रेनिंग्स वैसे तो अब काफी कुछ सिलेबस में रख दी गई हैं। जैसे जो एनईपी है, मैं फिर बारी बारी उस पर इसलिए आ रही हूँ क्योंकि वेल डिजाइंड है, लेकिन वेल डिजाइंड तब है जब ये एग्जीक्यूट होगी, टीचर उसे उस तरह से एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो उसमें क्या है, वर्कशॉप्स सर्टेन बताई गई हैं वोकेशनल क्लासेस को लेकर के कि स्किल बेस्ड वर्कशॉप्स आप जरूर लगाएं हर सेमेस्टर में, और बच्चे को इंटर्नशिप करना कंपलसरी है। देखो पहले श्वेता जी केवल साइंस स्टूडेंट्स के लिए या जो बीबीए और ये बीसीए लेवल के बच्चे होते थे इनके लिए होता था इंटर्नशिप, अब आर्ट्स वालों के लिए भी है। ओके, वाओ। ये कहाँ करते हैं इंटर्नशिप? अपने अपने लेवल इंटर्नशिप ये 4 वीक्स का है अपने लेवल पर, लेकिन इसमें कुछ जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना वेन्यू दे करके बाहर से भी बुला लेते हैं सिखाने वालों को। मान लीजिए आप कुछ बच्चियां हैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेना चाहती हैं, कुछ बच्चियां हैं योगा सीखना चाहती हैं, तो किसी योगा टीचर को बाहर से बुला लिया और जितने बच्चे वो 80, 100 कुछ भी, और ये सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है एनईपी में आप इंटर्नशिप। ग्रेट। तो उसके माध्यम से हम उन्हें उस तरफ ले जा सकते हैं। बाकी टाइम टू टाइम ये दूसरे मंच हैं, स्वदेशी मंच है, ये आरसीटी है, पंजाब नेशनल बैंक वालों के साथ काम करते हुए इनके माध्यम से बच्चों को जूट के बैग्स बनाना, कैसे कैंडल्स बनाई जाए, इस तरह की स्किल बेस्ड, ताकि अगर वो ग्रेजुएशन के बाद किसी जॉब में नहीं भी जाता है तो अपना एक छोटा सा कोई भी स्टार्टअप ले सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। उसमें भले ही वो कैंडल्स हैं, दिए हैं, इस तरह की चीजें। और फिर अब आपको पता है कि हैंडीक्राफ्ट का ज्यादा जमाना है, लोग जो मशीन वालों की बजाय इन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंग्स का भी प्रावधान उसमें है, और ये उन्होंने स्कोप रखा हुआ है उसके अंदर बखूबी सिलेबस के अंदर कि आप बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग्स, कुछ तो वोकेशनल कोर्सेज हैं ही उसमें तो दी ही जाती है, कुछ बच्चों को अलग से आप इस तरह की ट्रेनिंग्स करवाएं। कुछ बच्चे ये ब्यूटी एंड वेलनेस की तरफ चली जाती हैं, लड़कियां जो उस तरफ इंटरेस्टेड होती हैं, कुछ बेकिंग की तरफ चली जाती हैं। आजकल आप देखो बच्चे बड़े अच्छे तरीके से अपने घर में ही केक एंड बेक के बिजनेस चला रहे हैं, छोटे छोटे, और वो अपना पेज बना करके मेहंदी, ये भी एक आर्ट है बच्चों की, इसकी तरफ भी बच्चों का ध्यान है। और टाइम टू टाइम इंटीरियर डिजाइनिंग है, बहुत इंटीरियर डिजाइनिंग है, और ये डेकोरेशन को लेकर के है, चाहे वो पोट डेकोरेशन है, चाहे फ्लावर डेकोरेशन है, चाहे सैलेड डेकोरेशन है, इस सब को लेकर के भी तरह तरह की ट्रेनिंग्स है। उसके लिए 4 वीक्स का टाइम है और वो हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है। उसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट 4 वीक्स पर एनम है, पर एनम, यस। ग्रेजुएशन में 3 साल, ग्रेजुएशन में 3 सालों में, लेकिन सेकंड ईयर के बाद इसे किया है। फर्स्ट ईयर के बाद वो बच्चा करे जिसने फर्स्ट ईयर के बाद पढ़ाई छोड़नी हो, फिर भी इंटर्नशिप उसके लिए जरूरी है अगर उसे फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए। पहले क्या होता था श्वेता जी कि आपको ग्रेजुएशन में, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में कर रहे हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस में, 3 साल के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलता था या डिग्री। अब क्या है, आपने फर्स्ट ईयर की एजुकेशन ली, क्योंकि मैं एक बेटियों के कॉलेज में शिक्षा देती हूँ, तो वहाँ कई बार गांव में बच्चियों की 19-20 की एज में शादी कर देते हैं, मैरिज होगी, और वो बच्ची शी इज अनेबल टू कंटिन्यू हर स्टडीज। तो क्या होगा कि उसके बाद वो इंटर्नशिप करे और वो अपना फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट लेके जा सकती है, एंड देन शी हैज 7 years टाइम बीच में पूरा करने का। हाँ, मैरिज के बाद इफ शी इज एबल टू कन्विंस हर इन लॉज, हर हस्बैंड, स्पाउस, कि मैं आगे एजुकेशन कंप्लीट करना चाहती हूँ, तो उसके बाद भी वो 7 साल के पीरियड में कभी भी आकर के अपना जो उसका बैंक ऑफ क्रेडिट्स है, बैंक ऑफ क्रेडिट मीन्स जहां उसके अंक वगैरह सब लिखे गए हैं कि उसने क्या क्या क्रेडिट लिया है फर्स्ट ईयर में, दोबारा से अपनी आईडी, हर बच्चे की इंडिविजुअल आईडी बनी हुई है, मतलब इंडिया में एक ही है, पूरे इंडिया में
नहीं, इंडिविजुअल आईडी हर पूरे बच्चे इंडिया में चलेगी, मतलब चलेगी। हाँ, हाँ, एनईपी में ने किया है ये। तो वो अपने आईडी में आकर के और वो खुलवा करके दोबारा से 5वीं जैसे 6ठे साल स्टूडेंट्स से में हमारे पास फिर पैन नंबर है, पैन नंबर, परमानेंट नंबर है, हाँ, परमानेंट तो एजुकेशन नंबर, उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ग्रेट। है ना? तो ये इनिशिएटिव सच में बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है आज आपसे बातचीत करके ना बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जिनको ये सब चीज़ें नहीं पता है वो अवेयर हुए होंगे। शायद वो कुछ बच्चे पेरेंट्स ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन में बच्ची का एडमिशन इसलिए नहीं कराते क्योंकि 1 साल बाद उनको शादी करनी होती तो है। ये उनके और लिए आजकल दूसरी बात और भी है श्वेता जी, केवल शादी की बात नहीं है, बहुत से बच्चे बाहर जा रहे हैं। हाँ, आप इसे कहेंगे क्या कहेंगे, प्रतिभा पलायन। प्रतिभा पलायन, हमारे भारत बहुत से छोड़ो, भारत छोड़ो कह हमारे देंगे। बहुत से स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल और जा- हमारे कई बच्चे पढ़ती हैं बेटियां और साथ में बता देते हैं कि मैडम फाइल भी लगी हुई है, हो सकता है हमें कभी भी सेकंड ईयर जाना में पड़ फर्स्ट जाए। ईयर में जाना पड़े। हम्म। और सेकंड ईयर के बाद ये जरूरी कर दिया गया हम्म। है। और ये प्रतिभा पलायन भी आप देखो हमारे देश में श्वेता जी आज के टाइम में 70-71 हजार उच्च शिक्षण संस्थान हैं। 70-71 हजार उच्च शिक्षण तब भी बाहर संस्थान, जा रहे हैं। उसके बावजूद भी बाहर जा रहे हैं। वो आकर्षण है बस उस देश में जाने का। जाने का यहाँ एडमिशन का रेशियो थोड़ा फिर कम हो जाता है अपने आप में। तो इन बच्चों को रोकने के भी यही तरीके हैं। अगर हम एनईपी को लागू करते हैं, जो ये क्रेडिट बेस्ड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है और ये है, इसके आधार पर हम बच्चों को ऐसी वोकेशनल और कौशल आधारित स्किल बेस्ड एजुकेशन दे करके अपने ही देश में छोटे छोटे काम, पिछले दिनों आप देखो कितने बच्चे फिर वापस आते हैं। हाँ, पैसे के लिए बेचारे भाग रहे हैं तो मतलब पैसा यहाँ भी कमाया जा यहाँ सकता भी है। कमाया जा सकता है और अच्छे ढंग से कमाया जा सकता है और अपने देश को उसका फायदा पहुंचाया जा सकता है। हमारा पैसा यहीं घूमता रहेगा। शायद ऐसे में जरूरत माता पिता को है कि वो हर काम की वैल्यू समझे। सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर हो जाना ही पैसा कमाना नहीं है। एक हर अच्छा नर्तक नर्तकी बच्चा बनता है, वो भी कामयाब है अपने फील्ड में। अच्छा कला गायक है वो भी, गायिका, अभी आपने कहा था लेखक साहित्य लेखिका, कला सब कुछ साहित्य चाहिए। कला सब चीजें उनको आनी चाहिए। सही है। अच्छा हाँ। पेंटर भी हो सकता है, हम्म। क्यों उसे रोका जाए। एक अच्छा ड्रेस डिजाइनर हो सकता है यस, बच्चा, मेकअप तो आर्टिस्ट हो सकता मेकअप है। आर्टिस्ट हो सकता है। हर हम्म। तरह की मतलब बच्चे कुशलताएं की या प्रतिभाओं कौशल को खुलने दें, खुलने देना उनको चाहिए। किसी दूसरे के कंपैरिजन में ना डालें, नहीं सबसे लाना चाहिए स्पेशल। कि वो इंजीनियर बन गया फलां का तो तुम्हें भी बनना है, तुम्हारा काम छोटा हो जाएगा, नहीं छोटा तो हो जाएगा। कतई। ये जो इस तरह का है ना बच्चों के ऊपर लादना करियर को लेकर के, वो लादने का काम नहीं होना चाहिए। उनकी प्रतिभा को पहचान करके फिर उन्हें खुली छूट उस फील्ड में दे देनी और चाहिए। उसमें वो ज्यादा अच्छा भी कर पाएंगे। अच्छा करते भी हैं। ठीक है, आज का अंतिम सवाल है मैम, ये डिजिटल युग है, तकनीक और स्क्रीन का टाइम है। ऐसे में जो ये विशेष बच्चे जो विशेष प्रतिभाओं के धनी होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम और सर्वाइवल के लिए आप कोई एक छोटा सा टिप देना चाहेंगे या कोई क्विक हैक बताना चाहेंगे जिससे कि बच्चे स्क्रीन के गुलाम ना बनकर स्क्रीन के मालिक बन जाए? डिजिटल युग तो है और हम इस डिजिटल युग के साथ ही आगे बढ़ भी रहे हाँ, हैं। एआई है, बहुत एआई कुछ आ है। गया अब तो, हाँ, और भी एडवांस हो गया, बिल्कुल। सारी चीजें एडवांस हो गई। तो डिजिटल युग में बच्चों को हम कैसे डाइवर्ट करें, स्क्रीन टाइम कैसे उनका कम करें। और अगर स्क्रीन टाइम है तो उसे कैसे मतलब प्रोडक्टिव करें? हाँ, ताकि वो किसी सफल उद्देश्य को लेकर के या किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर उस तरफ निकले। देखो अब तो मैक्सिमम जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी करते हैं, जो बच्चे ऑनलाइन के बच्चे पीछे कोरोना के कारण से, और अब तो पोल्यूशन को लेकर के दिल्ली में ऑनलाइन 50% और 50-50 ऐसे कर दिया गया। तो डिजिटल युग से तो हम आंखें मूंद ही नहीं सकते, उसके मूंदनी साथ भी तो नहीं चलना चाहिए। ही पड़ेगा। मूंदनी भी नहीं चाहिए। चलना तो क्या, रादर मैं कहूंगी उसके साथ तो दौड़ना ही पड़ेगा। अब तो दौड़ने का समय आ गया, चलने का भी नहीं रहा है। लेकिन बच्चों के स्क्रीन टाइम को कैसे यूजफुल बनाया जाए, तो यूजफुल बनाने का तरीका यही है कि जब उनकी प्रतिभा को हम पहचानेंगे, जब हम उन बच्चे के टेस्ट को पहचानेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि वो डिजिटल स्क्रीन पर भी क्या देखेगा। बच्चा वहां वेस्ट की चीजें देख करके अपने समय को और अपने टैलेंट को बर्बाद ना करे, वो उसी तरह की चीजें देखे। एक यदि कोई अच्छा गायक है तो वो संगीत से जुड़ी हुई चीजें ही उस स्क्रीन पे ज्यादा देखेगा, पढ़ाई के साथ साथ, सब्जेक्ट के साथ साथ। इसके अलावा अगर कोई अच्छा लेखक है तो वो उस तरह की ही चीजें वहां पढ़ना पसंद करेगा उसके ऊपर जा करके। नहीं, पर मेरा सवाल मैम अब भी यही है कि आजकल का जो बच्चा है उसमें जो प्रतिभा है, माना पेरेंट ने पहचान भी लिया और उन्होंने उसको वही चीज़ें देने के लिए फ़ोन भी दे दिया या डिजिटल सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर दी, लेकिन पीयर प्रेशर है पीछे से। उसके फ्रेंड्स जो देख रहे हैं उसको क्लास में इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड कर दिया जाता है कि तुम नहीं देखती, तुम तो बहुत पीछे रह गई हो, तुम तो कूल नहीं हो। अब तो बच्चे रिकमेंड करते हैं एक दूसरे को, मैंने ये देख लिया तुमने नहीं देखा, तो दूसरे को फिर नेचुरली लगने लगता है कि अच्छा मैंने नहीं ऐसे देखा। में इन बच्चों को सही तरफ कैसे लेके जाए? सही तरफ फिर श्वेता जी वही है, जब समय पेरेंट्स देंगे, जब हम साथ बैठेंगे, उनका दोस्त बनना तभी तो पड़ेगा। पता, उनका दोस्त बनना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, प्राप्ते तो षोडशे वर्षे
मित्रवद समाचरेत। 16वें वर्ष के बाद मित्र दोस्ती जैसा फ्रेंडली बिहेवियर हो जाना चाहिए बच्चे के प्रति। फिर उसको अगर डांट डपट भी आपने करनी है तो वो समझाने बुझाने के प्रयास की तरह से। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि रुको और वो रुक जाएगा, वाकई ऐसा नहीं हो सकता। और फिर रोका तो फिर अब वो भागेगा जरूर। नहीं तो फिर आपको उसकी तरफ से फिर किसी ना किसी क्रांति के लिए तैयार रहना चाहिए। सही बात है। क्योंकि बच्चा करेगा, वो रुकेगा तो है नहीं, ना रुकने का समय। तो बच्चों के दोस्त बन करके, बच्चों के साथ समय बिता करके, फिर उनको वो स्क्रीन पर कितना अच्छा, कितना यूजफुल देखते हैं और क्या हम उन्हें सजेस्ट कर पाते हैं, तभी हम उन्हें बता पाएंगे। जब तक हम उनके साथ समय नहीं बिताएंगे श्वेता जी, तो ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और बच्चों को बार बार ये बताना चाहिए कि बेटा देखो, एक स्टोरी है कि दो बच्चे खड़े हैं, एक ऊपर देखता है, एक नीचे देखता है। जो ऊपर देख रहा है उसे चांद और सितारे दिखाई दे रहे हैं, जो नीचे देखता है उसे मिट्टी और बिखरी हुई गंदी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो जो बिखरी हुई गंदी चीजें दिखाई दे रही हैं वो ना देखे, नजरिया बदले। जो ऋग्वेद का वाक्य है ना, वो आनो भद्रः प्रतवोयन्तु विश्वतः, हमें सब ओर से कल्याणकारी बातें, चीजें ही प्राप्त हों। अन्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि। शिक्षक कहता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई, फिर वही बात आ जाती है कि इम्परफेक्शंस तो हर किसी के पास है, लेकिन उसकी परफेक्शंस को देखिए आप, इम्परफेक्शंस को इग्नोर कर दीजिए। आचरण किसका करना है? परफेक्शंस का। और ये वो समय है जब आपके आसपास सभी तरह की चीजें मंडरा रही हैं डिजिटल युग में। तो आप, वो एक कहावत है इंग्लिश में कि आप पक्षियों को अपने आसपास उड़ने से नहीं रोक सकते, उड़ेंगे, पर आप निश्चित रूप से पक्षियों को अपने सिर पर घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। सही है। ये पक्षी क्या है? विचार, दिमाग। ये पक्षी क्या है? वो बहती हुई वो सारी योजनाएं, बहते हुए वो सारी तरंगे जो आपके आसपास की समाज में, आपके आसपास के दायरे में, आपके पीयर ग्रुप में चल रही हैं। लेकिन आप उनको रोक नहीं सकते, पर आप अपने अंदर क्या जाने दे रहे हैं, अपने विचार के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर क्या जाने दे रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और वो निर्भर करने के लिए स्ट्रांग बनाने का दायित्व किस पर है? अभिभावकों पर, पेरेंट्स के ऊपर। उन्हें बच्चों को इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, और मैं तीसरा जोड़ती हूँ भावनात्मक स्तर। आध्यात्मिक तो बड़ी ऊपर की बात आ गई, भावनात्मक स्तर, मन को और भावनाओं को हमें अलग अलग करना होगा यहाँ। तो जो भावनात्मक स्तर है, जो हम सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, शिव संकल्पमस्तु, तो ये जो चीज है, ये बच्चों के अंदर जब हम पूरी, जिसे कहते हैं ना, दृढ़ता से, भरपूरता से उनके अंदर उतार देंगे और उनके विचारों में, उनके संस्कारों में आ जाएगी, तो फिर बच्चों के आसपास कुछ भी होता रहे, बच्चे उसको अपने अंदर जाने ही नहीं देंगे। यही हमारी वैदिक और भारतीय संस्कृति सिखाना भी चाहती है प्रारंभ से ही। तो इस तरह से आप बच्चों के उस डिजिटल टाइम को सकारात्मक या पॉजिटिव डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद मैम। वाकई आज की जो बातचीत थी मेरे लिए भी, और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों के लिए भी, बहुत ही एक चर्चा नहीं रही होगी केवल, एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण उनके अंदर इससे उत्पन्न हुआ होगा। यही समझ आया कि जो बच्चे हैं जिनको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तव में ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये सिखाते हैं कि अपना नज़रिया कैसे रखें, बेशर्त प्यार कैसे किया जाए। और अगर हम इन बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, इनकी प्रतिभाओं को पहचानने की ज़रूरत है। इसीलिए परीक्षाएं आती जाती रहेंगी, लेकिन इन बच्चों का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, योग्यताएं जीवन भर इनके साथ चलेंगी। इसीलिए इन्हें ना खोने दें, संभलें, इनको संभालें, समय दें, शायद सब सुलझ जाएगा। आज की इस गूढ़ चर्चा के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सरल तरीके से हमें सारी बातें बहुत उदाहरणों से समझाई। आपका भी बहुत बहुत आभार। हाँ। और अभिभावक और बच्चे अगर इसे समझ पाएंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि उन्हें कैसे अपने बच्चों को अपने साथ लेकर के चलना है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हाँ, दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद जो इस बदलाव में हमारे साथ जुड़े। अग्रिम किसी नए एपिसोड में फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेंगे। देखते रहिए ऋषि दृष्टि। धन्यवाद।